हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रितेश है। मुझे अडोबी और ऊबर जैसी प्रोडक्ट कंपनीज़ में काम करने का 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पे भी काम करा है और थर्ड पार्टी क्लाइंट्स के लिए भी एप्लीकेशन डेवलप करी है। इन तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा मज़ा आता है थर्ड पार्टी क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेशन डेवलप करने में। जॉब करने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। ओपन सोर्स में चलो ठीक है, थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंजॉयमेंट मिलता है थर्ड पार्टी क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेशन डेवलप करने में। क्यों? क्योंकि अलग अलग क्लाइंट्स की अलग अलग नीड्स होती हैं। उसके हिसाब से हमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना पड़ता है। हम जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं हमें उतना सीखने को मिलता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जब मैंने नासा के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करा था तो वहाँ पे अलग टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ा। जनरल इलेक्ट्रिक एक कंपनी है। इस कंपनी को दुनिया में ऑयल एक्सप्लोरेशन का एक प्रोजेक्ट बनाना था। उसको ये मैप करना था कि दुनिया में ऑयल कहाँ कहाँ पे है और कितनी डेप्थ पे है। तो एक मैप होगा, मैप के अंदर आप हीट मैप बनाओगे। जहाँ पे ज़्यादा ऑयल मिलेगा वहाँ पे आप अलग कलर को यूज़ करोगे, जहाँ पे कम ऑयल मिलेगा वहाँ पे आप अलग कलर को यूज़ करोगे। तो यहाँ पे अलग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना पड़ा। गूगल मैप्स की एपीआईज को यूज़ करके मैप दिखाया। उसके बाद हीट मैप कैसे जनरेट करना है उसके बारे में दिमाग लगाना पड़ता है। जब मैंने अलग अलग क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेशन डेवलप करी तभी मुझे इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चला। टॉप कोडर एक क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स मुझे टॉप कोडर के थ्रू मिले थे। क्लाइंट क्या करता है, टॉप कोडर पे जाके अपना एक प्रोजेक्ट डाल देता है कि भाई मुझे ये काम कराना है। उसके बाद दुनिया में कोई भी डेवलपर उस प्रोजेक्ट पे अपना सबमिशन कर सकता है। सबमिशन को बाद में रिव्यू किया जाता है और अगर आपका स्कोर एकदम टॉप में आता है तो आपको प्राइज मनी मिलती है। तो वो कोड उनका हो जाता है, वो अपनी कंपनी में आपके कोड को यूज़ करते हैं और बदले में आपको कुछ प्राइज मनी देते हैं। तो एक तरीके से आपने अपने दिमाग को यूज़ करके एक कोड लिखा और वो कोड आपने क्लाइंट को सेल कर दिया। आज के ज़माने में तो ये बहुत कॉमन है, लेकिन जब मैंने कोडिंग स्टार्ट करी थी तब ये बहुत ही फैसिनेटिंग दुनिया थी। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था तब मैं बिल्कुल ज़ीरो पे था। मुझे कोडिंग के बारे में कुछ नहीं आता था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है कुछ नहीं पता था। उस टाइम पे तो यूट्यूब पे भी इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। आज के ज़माने में तो यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कोडिंग के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, आपको कोडिंग सिखाते हैं। लेकिन जब मैंने स्टार्ट करा था तब कुछ भी नहीं था और धीरे धीरे करके मैंने ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ सीखा। कभी फुर्सत में मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। अभी के लिए फॉर मी इट्स वर्क इन प्रोग्रेस, बट दिस चैनल इज़ नॉट अबाउट मी माई फ्रेंड्स। ये सब आप लोगों के लिए है। इस चैनल के थ्रू मैं अपना ये सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। इसको देख के आपको ये एक फील आनी चाहिए कि हाँ भाई, ये जो बंदा हमको कुछ बता रहा है ये पहले इस पाथ पे चला है, उसके बाद आके ही हम लोगों को सिखा रहा है। कोडिंग की दुनिया में आप सब लोगों का स्वागत है। कोडिंग की दुनिया में हम यहाँ पे अपना एक जावा कोर्स कर रहे हैं। जावा कोर्स के अंदर हम लोग फेज 2 के अंदर आ चुके हैं दोस्तों। फेज 2 के अंदर हम लोगों ने इतने टॉपिक्स को अभी तक कवर कर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखा, वो हमारे बेसिक्स हैं, वहाँ पे हमने अपनी एक फाउंडेशन बना ली। उसके बाद हम लोग लैंग्वेज के इकोसिस्टम को समझ रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया है आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये सब क्या है, मेन मेथड का पर्पस क्या है, थ्रेड क्यों बनाते हैं, वाइल लूप क्यों लगाते हैं, फॉर, ये सब चीज़ें क्या है। तो बेसिकली ये सब फाउंडेशन है। अभी आप लोग अपने मोबाइल पे बहुत सारी एप्लीकेशन यूज़ करते होगे। आप खाना ऑर्डर करने के लिए जोमेटो यूज़ करते हो, पेमेंट करने के लिए पेटीएम यूज़ करते हो। तो वो सारी दुनिया आपको बहुत फैसिनेटिंग लगती होगी। वो सारी की सारी दुनिया कनेक्टेड दुनिया है। वहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट होते हैं और आप लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इसी कनेक्टेड दुनिया के बारे में समझने वाले हैं। इंटरनेट के, कंप्यूटर नेटवर्किंग के फंडामेंटल कंसेप्ट्स क्या हैं ये हम आज कवर करेंगे। नेटवर्किंग की फाउंडेशन बिल्ड होने के बाद हम लोग फ्रेमवर्क्स के बारे में सीखेंगे, डाटाबेसेस के बारे में सीखेंगे। इतना सब सीखने के बाद आप खुद प्रोडक्शन एप्लीकेशन बना सकते हो। आप खुद यूज़र्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे जोमेटो है तो जोमेटो में क्या है, एक एप्लीकेशन है और एक सर्वर है। तो आप खुद जोमेटो टाइप की एक एप्लीकेशन बना सकते हो। बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इतना तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है कि हम लोग ज़ीरो पे हैं, ठीक है। ज़ीरो पे होने के बाद बंदा किस तरीके से अप्रोच करता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बड़ी पिक्चर को समझते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की पजल क्या है,
उसके बाद हम लोग पजल के इंडिविजुअल पीसेस को समझेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग कोड लिख के देख लेंगे, तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। यहाँ तक आते आते हमें इतना तो पता है कि हमारे पास एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर हम लोग कोड लिखते हैं। जावा लैंग्वेज को यूज़ करके हम लोग कोड लिखते हैं। हमारा मेन मेथड होता है, मेन मेथड से हम लोग किसी और मेथड को कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंप्यूटर है। इसी तरीके से दुनिया में एक दूसरा कंप्यूटर भी है। तो अगर हम दोनों कंप्यूटर्स को आपस में किसी तरीके से कनेक्ट कर देते हैं तो वो बन जाता है एक नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे अगर आपके घर में एक नेटवर्क है जिसके अंदर 4-5 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, तो वो बन गया आपका एक लैन। लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरीके से आपके मोहल्ले में भी बहुत सारे घर होंगे, सारे के सारे घरों में आपके पास इंटरनेट आता है, सारे के सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। फिर एक सिटी को दूसरे सिटी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो ये नेटवर्क धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं। यहाँ पे हमें नेटवर्किंग के टाइप्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो हमारा इससे कम लेना देना पड़ता है। हमें यहाँ पे मुद्दे की बात समझनी है। मुद्दे की बात ये है कि एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके कनेक्ट किया जा सकता है। आप लोग वाईफाई को यूज़ करके कनेक्ट कर सकते हो, आप लोग वायर को यूज़ करके कनेक्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे एक नेटवर्क आता है जो सभी नेटवर्क्स का बाप है। इसको बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट का लिटरली मीनिंग होता है नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। सभी नेटवर्क्स का नेटवर्क ही है। इंटरनेट दुनिया में एक ग्लोबल नेटवर्क है। हम इसको ज़रा इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपके घर में जितने भी डिवाइसेस हैं आपने सबको कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से मोहल्ले में जितने भी डिवाइसेस हैं सारे के सारे आपस में कनेक्ट हो गए। एक शहर में जितने डिवाइसेस हैं सारे के सारे आपस में कनेक्ट हो गए। मल्टीपल सिटीज़ को आपने आपस में कनेक्ट कर दिया। और एक कंट्री दूसरे कंट्री से भी कनेक्ट होता है। अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू ये सब कनेक्टेड होते हैं। तो इंटरनेट मतलब कि एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स हैं। इंटरनेट को यूज़ करके दुनिया में कोई भी एक डिवाइस किसी और डिवाइस से कनेक्शन बना सकता है। अब ये कनेक्शन कैसे बनता है, हमें इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर आपका कोई भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो दुनिया में किसी और डिवाइस से कनेक्शन बना सकता है। हो सकता है आप लोग वाईफाई पे कनेक्टेड हो तो आपके मोबाइल से जब सिग्नल निकलेंगे तो वो वाईफाई के थ्रू निकलेंगे, फिर वो आपके राउटर पे जाएंगे, राउटर से फिर वो लोकल एरिया नेटवर्क पे जाएंगे, लोकल एरिया नेटवर्क से वो आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ के ग्लोबल सर्वर्स पे जाएंगे, और इस तरीके से वो जहाँ पे डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच जाएंगे आपके सिग्नल्स। अब इंटरनेट के रिलेटेड कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं, हम उन कंसेप्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे आईपी एड्रेस। जैसे हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग में रहते हैं, दुनिया में जितनी भी लोकेशंस हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, सभी बिल्डिंग्स का एक एड्रेस होता है। एड्रेस को देख के ही आप बिल्डिंग को आइडेंटिफाई कर पाते हो कि भाई फलाना फलाना सेक्टर है, फलाना सिटी है, फलाना कंट्री है, फलाना पिन कोड है। तो ये कंप्लीट एड्रेस होता है। एड्रेस को देख के कोई भी बंदा उस डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता है। उसी तरीके से इंटरनेट पे जितने भी डिवाइसेस होते हैं सभी डिवाइसेस का एक एड्रेस होता है। एड्रेस के बेस पे ही आपके डिवाइस को आइडेंटिफाई किया जाता है। आप अगर कोई भी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करोगे तो उसको एक एड्रेस असाइन होगा। उस एड्रेस के थ्रू ही आपके डिवाइस से किसी और डिवाइस का कनेक्शन बनता है। कोई और डिवाइस आपके डिवाइस को डाटा भेज सकता है। इसी एड्रेस को बोलते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मतलब कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस के दो टाइप होता है। एक होता है आपके पास IPv4 मतलब कि वर्जन 4। दूसरा होता है आपके पास IPv6 मतलब कि वर्जन 6। IPv4 एड्रेस कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे आपको 4 इंटीजर नंबर्स हैं। चारों इंटीजर नंबर्स को डॉट से सेपरेट किया गया है, और ये जो भी नंबर्स होते हैं इसकी एक फिक्स्ड रेंज होती है। 0 से लेके 255 तक के नंबर आ सकते हैं, और जो नंबर जिस प्लेस पे होता है उसका मतलब निकलता है कुछ। जैसे जो सबसे लोवेस्ट है, जो सबसे राइट साइड में है, ये आपके लोकल एरिया को आइडेंटिफाई करता है, लोकल एरिया के अंदर आपका डिवाइस कौन सा है। फिर उसके बाद जो होता है वो और बड़े एरिया को आइडेंटिफाई करता है, और जो सबसे हाईएस्ट, जो सबसे लेफ्ट में होता है, वो आपके ग्लोबल नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है। हमें इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी ज़्यादा डिटेल में नहीं पता। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का काम नहीं होता है बेसिकली, ये डेवऑप्स को ज़्यादा पता होता है इसके बारे में। डेवऑप्स मतलब कि ऐसे बंदे जो डेवलपर ऑपरेशंस में काम करते हैं। इसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ। फिलहाल हम आईपी के बारे में बात करते हैं।
तो ये तो हो गया आपका IPv4 एड्रेस। इसके बाद होता है आपके पास वर्जन 6 वाला एड्रेस। तो वो इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आपके पास नंबर्स भी हो सकते हैं और यहाँ पे आपके पास डिजिट्स भी हो सकते हैं। तो अब IPv6 को बनाया क्यों गया? जैसे मैंने आपको कहा, जो वर्जन 4 है, वर्जन 4 का एक फिक्स्ड फॉर्मेट है। 0 से 255 तक आपके नंबर्स आ सकते हैं और 4 प्लेसेस में आपके नंबर्स रहते हैं। तो जो मैक्सिमम एड्रेस हो सकते हैं वो इतने हो सकते हैं। आप 256 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, उतने ही एड्रेसेस हो सकते हैं। तो जैसे जैसे इंटरनेट ग्रो करने लग गया, वैसे वैसे आपके IP एड्रेस ख़त्म होने लग गए, कोई एड्रेस बचा ही नहीं। तो IPv6 को लाने की ज़रूरत पड़ी। IPv6 के अंदर जो नंबर ऑफ़ एड्रेसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, इतने ज़्यादा है कि हमारी लाइफ टाइम में वो ख़त्म नहीं होने वाले। हम लोग यहाँ पे मोस्टली 100%, मतलब मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में IPv4 को ही यूज़ किया है। अंदर जो नेटवर्किंग कार्ड्स होते हैं वो शायद स्विच करते रहते हैं, IPv4 IPv6 में स्विच करते रहते हैं, बट हमें इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे ये मान के चलो कि आपके पास वर्जन 4 वाला एड्रेस है, उस एड्रेस को यूज़ करके आप इंटरनेट पे किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये तो हो गई IP एड्रेस की कहानी। इसके बाद आते हैं आपके पास सॉकेट। तो IP एड्रेस को यूज़ करके आप किसी एक होस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। होस्ट को आइडेंटिफाई करने का मतलब एक डिवाइस को आइडेंटिफाई करना, लेकिन किसी भी एक डिवाइस के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स चल सकते हैं। जैसे ऐसा हो सकता है कि मैं 2 अलग अलग जावा के प्रोसेस बना दूं और दोनों प्रोसेस सेम एक कंप्यूटर पे चल रहा है। आपने 2 अलग अलग मेन मेथड बनाए, दोनों मेथड को आपने रन कर दिया जावा कमांड के थ्रू, तो वो 2 जावा के अलग अलग प्रोग्राम हैं, लेकिन वो आपके सेम कंप्यूटर पे रन हो रहे हैं। तो अलग अलग प्रोग्राम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास सॉकेट होते हैं। सॉकेट बेसिकली एक लॉजिकल चीज़ है। आपका प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलता है कि भाई मुझे एक सॉकेट ओपन करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके प्रोग्राम के बीच में कनेक्शन बन जाता है। इस कनेक्शन के थ्रू आपका प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को डाटा सेंड करता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस डाटा को नेटवर्क कार्ड पे सेंड करता है। फिर नेटवर्क कार्ड उस डाटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और ओवर द वायर ट्रांसफ़र करता है दूसरे कंप्यूटर के पास। आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो भी सॉकेट कनेक्शन बनाते हो, सॉकेट को एक पोर्ट नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे अगर आपका प्रोग्राम एक सॉकेट ओपन करेगा तो आपको एक पोर्ट नंबर पे एक सॉकेट कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा। उस पोर्ट नंबर के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चलता है कि ये एक प्रोग्राम अलग है, ये दूसरा प्रोग्राम है, इसका पोर्ट नंबर अलग है, ये तीसरा प्रोग्राम है, इसका पोर्ट नंबर अलग है। जो भी आपके पोर्ट नंबर्स होते हैं, पोर्ट नंबर्स की एक फिक्स्ड रेंज होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जो स्टार्टिंग के कुछ पोर्ट नंबर्स हैं वो रिजर्व्ड है, बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस के लिए वो रिजर्व्ड है। जैसे कि HTTP का पोर्ट नंबर होता है 80, HTTPS का पोर्ट नंबर होता है 443। जो लोअर लेवल के पोर्ट नंबर्स हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं, 8000, 10,000, 15,000, 20,000। पोर्ट नंबर्स मतलब एक इंटीजर नंबर है, आपको जो नंबर मन में आए आप उस नंबर को यूज़ कर सकते हो एक फिक्स्ड रेंज के अंदर से। चलो ठीक है, तो ये तो हो गई सॉकेट की कहानी। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, इसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, IP एड्रेस को यूज़ करके किसी एक डिवाइस को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे 142.250.194.142 ये आपका एक IP एड्रेस है, वैलिड IP एड्रेस है। हम ह्यूमंस जो होते हैं ना, हम लोग नंबर्स को याद करने में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। अभी मैंने आपको ये जो IP एड्रेस बताया है, इसको याद करना कितना डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम लोग किसी एक नाम को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, किसी भी एक लेबल को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे कि youtube.com। तो अभी मैंने आपको ये जो IP एड्रेस बताया है, ये YouTube के सर्वर का IP एड्रेस है। तो IP एड्रेस को एक लेबल असाइन कर दिया जाता है। इस चीज़ को बोलते हैं डोमेन नेम असाइनमेंट। डोमेन नेम्स को असाइन करने का पर्पज़ यही होता है कि हम लोग नाम को बहुत ही ईजिली याद कर सकें। youtube.com, google.com, abc.com, msn.com, microsoft.com, ये जितने भी नेम हैं हमें याद है, हमें कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन सब के IP एड्रेसेस को हमें बहुत ही मुश्किल से याद करना पड़ेगा, जो कि एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए जो भी बड़े बड़े लोग हैं जो इंटरनेट में काम करते हैं, जो इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, उन्होंने डोमेन नेम के कंसेप्ट को इन्वेंट किया। ये कंसेप्ट ये कहता है कि आप IP एड्रेस के करस्पॉन्डिंग एक लेबल को असाइन कर दो। ठीक है, ये तो आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। फिर इसके बाद क्या होता है ना कि जो डिवाइस होता है, डिवाइस को डोमेन नेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी डिवाइस है वो तो IP एड्रेस को यूज़ करके ही कम्युनिकेट करेगा। तो डोमेन नेम को
वापस से आईपी एड्रेस में रिजॉल्व किया जाता है। इस चीज़ को बोलते हैं डोमेन नेम रेजोल्यूशन। तो ये प्रोसेस किस तरीके से चलती है? दुनिया में आपके पास डोमेन नेम सर्वर्स होते हैं। ये आपके फिक्स्ड सर्वर्स हैं। 13 सर्वर्स है शायद पूरी की पूरी दुनिया के अंदर। तो ये 13 सर्वर्स के अंदर आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग डोमेन नेम पड़े हुए हैं। दुनिया में जितने भी डोमेन नेम्स हैं उन सभी डोमेन नेम्स के करस्पॉन्डिंग कुछ आईपी एड्रेसेस असाइन है और ये असाइनमेंट आपके डोमेन नेम सर्वर्स में रहता है। इसके बाद जब भी आप अपने ब्राउज़र पे youtube.com डालते हो तो ब्राउज़र क्या करता है, डोमेन नेम रेजोल्यूशन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है। वो डोमेन नेम सर्वर के पास जाता है और बोलता है कि भाई इस डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या है। डोमेन नेम सर्वर बोलता है भाई ये आईपी एड्रेस है। तो ब्राउज़र उसके बाद आईपी एड्रेस को यूज़ करके रिक्वेस्ट सेंड करता है। अब डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, जैसे मैंने अभी आपको एक आईपी एड्रेस बताया और मैंने बोला कि youtube.com का आईपी एड्रेस है। तो जब मैंने youtube.com के सर्वर को पिंग करा तो मुझे ये आईपी एड्रेस मिला। हो सकता है अगर आप दुनिया में किसी और लोकेशन पे हो, किसी और कंट्री में हो, तो आपको कोई दूसरा आईपी एड्रेस मिल सकता है। एक डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग हम लोग मल्टीपल आईपी एड्रेसेस को असाइन कर सकते हैं। इसके करने के पीछे का मकसद ये है कि इस तरीके से आप स्केल को अचीव कर सकते हो। अगर पूरी दुनिया में youtube.com का एक ही आईपी एड्रेस होगा तो दिक्कत वाली बात है। फिर आप उसको स्केल कैसे करोगे? youtube.com इतनी बड़ी वेबसाइट है, इतने सारे लोग उसको एक्सेस करते हैं। कोई अमेरिका में बैठा है, कोई यूरोप में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है। तो youtube.com ने अलग अलग सर्वर्स को डाल रखा है दुनिया के अंदर। सभी सर्वर्स के अंदर कॉमन youtube.com का कोड चलता है, लेकिन मल्टीपल सर्वर्स एक डोमेन नेम से असाइंड है। इससे क्या होता है ना कि आपके लोकेशन के पास जो भी सर्वर है वो रिजॉल्व हो जाएगा आपका। ये सारी प्रोसेस ऑटोमेटेड होती है। अगर हम इंडिया में हैं तो इंडिया के पास जो भी पास वाला सर्वर होगा हमें वो रेजोल्यूशन मिलेगा। अगर यूरोप में है तो यूरोप के पास जो भी सर्वर होगा उसका रेजोल्यूशन मिलेगा। एक पॉइंट तो ये है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो डोमेन नेम होता है आपको डोमेन नेम परचेज करना पड़ता है। जैसे GoDaddy है या फिर गूगल डोमेन्स है, तो ये जितनी भी कंपनीज़ हैं ये डोमेन नेम को सेल करती हैं। आप उन कंपनीज़ के पास जाके अपने पसंद का डोमेन नेम परचेज कर लेते हो। परचेज करने के बाद आपका वो डोमेन नेम हो गया। उसके बाद आप उस डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग मैपिंग बनाते हो। जैसे मैंने आपको कहा डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग हम लोग आईपी एड्रेसेस को रख सकते हैं। तो आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके मैपिंग बनाते हो। एक मैपिंग बनाने के बाद वो कंपनी क्या करती है, उस मैपिंग को डोमेन नेम सर्वर्स पे भेज देती है और वो पूरी दुनिया में एक तरीके से फैल गया कि भाई ये आपने डोमेन नेम परचेज कर लिया, इसके करस्पॉन्डिंग आपने ये मैपिंग कर दी। इसके बाद आपकी एक चीज़ और आती है, इसको बोलते हैं URL मतलब कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये इसकी फुल फॉर्म है। हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं। इंटरनेट पे आप करते क्या हो? इंटरनेट पे आप बेसिकली रिसोर्सेज को एक्सेस करते हो। रिसोर्सेज मतलब कि कोई भी एक डाटा, जैसे आपका वीडियो फाइल है, आपकी PDF फाइल है, आपका कोई एक वेब पेज है। तो ये जितने भी रिसोर्सेज होते हैं सभी रिसोर्सेज को एक URL से आइडेंटिफाई किया जाता है। URL के नाम में ही है यूनिफॉर्म, मतलब कि कोई भी एक रिसोर्स का एक URL होगा। URL आपके डुप्लीकेट नहीं हो सकते। एक रिसोर्स है उसका एक URL है, दूसरा रिसोर्स है दूसरा URL है, यूनिक रहते हैं ये। URL का एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है इस तरीके से। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल दिख रहा है, जैसे कि HTTPS, फिर आपने सेमीकोलन लगाया, फिर 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाया, उसके बाद आपको डोमेन नेम दिखता है, फिर आप स्लैश लगाते हो और उसके बाद आपको एक पाथ दिखता है। डोमेन नेम तो आपके एक सर्वर को आइडेंटिफाई करता है। उस सर्वर के ऊपर रिसोर्स का पाथ क्या है? एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो डोमेन नेम के बाद आपका आता है रिसोर्स का पाथ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा के क्वेरी पैरामीटर्स आते हैं। क्वेरी पैरामीटर्स किसी एक रिसोर्स के लिए होते हैं। जैसे ये एक रिसोर्स है, इसके आगे मैंने क्वेरी पैरामीटर लगा दिया तो उसका अलग मतलब निकल गया। दूसरा क्वेरी पैरामीटर लगा दिया मतलब दूसरा अलग मतलब निकल गया। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और आती है। URL के अलावा हमारे पास एक चीज़ और होती है URI। URI की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। URL को यूज़ करके आप इंटरनेट पे किसी रिसोर्स को आइडेंटिफाई करते हो। URI को यूज़ करके आप किसी भी रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो नेटवर्क पे। ज़रूरी नहीं है वो इंटरनेट पे हो। अगर आपके कंप्यूटर कनेक्टेड है आपस में नेटवर्क में और वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, सिर्फ नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो वहाँ पे आप URI को यूज़ करके किसी भी रिसोर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो URI आपका बड़ा अम्ब्रेला होता है, URL आपका छोटा अम्ब्रेला होता है। URL इज ए सबसेट
ऑफ URI। दोनों के अंदर बस ये मेजर डिफरेंस है। अब क्योंकि हम लोग हमेशा इंटरनेट के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं तो हम लोग मोस्टली यहाँ पे URL को यूज़ करते हैं। अभी तक हमने पजल को समझा है तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले नेटवर्क मतलब कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देना। इंटरनेट एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जिसके अंदर कोई भी एक डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकता है। इंटरनेट के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। इंटरनेट आपकी एक पजल है। इस पजल के अंदर जो इंडिविजुअल पीसेस हैं हमने उसके बारे में समझा, जैसे कि IP एड्रेस क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, सॉकेट का मतलब क्या होता है, पोर्ट नंबर का मतलब क्या होता है, URL का मतलब क्या होता है। तो ये हमने ऊपर से समझ लिया। 30,000 फीट से हमने नीचे देखा और हमने को पता चला कि इतनी बड़ी पजल है। ये पजल के अंदर ये इंडिविजुअल पीसेस हैं। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में घुसते हैं। और अभी तक मैंने आपको जो भी कहानी बताई है ये तो एक लॉजिकल कहानी है, कंसेप्चुअल कहानी है। इस कंसेप्चुअल कहानी को कोड में इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चीज़ें होती हैं, ये पूरी की पूरी कहानी को कोड में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मॉडल बना रखा है। इस मॉडल को बोलते हैं OSI मॉडल। OSI मॉडल की 7 लेयर्स होती हैं। अगर आप लॉन्ग फॉर्म की बात करोगे तो 7 लेयर्स होती हैं। अगर आप शॉर्टकट में उसको देखते हो तो आपके पास 4 लेयर होती हैं। ये लेयर मतलब कि जो भी कंसेप्ट है उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। हमको मतलब दुनिया में जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो इस तरीके से डिफाइन करे गए हैं कि चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, जोमेटो, पेटीएम, फलाना ढिमाका, ये जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी डिवाइसेज हैं, ये सारे के सारे इसी मॉडल के ऊपर चलता है। तो ये एक स्टैंडर्ड डिफाइन है और ये एक लॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स आती हैं और हर एक लेयर का एक फिक्स्ड काम होता है। उसके हिसाब से उस लेयर के अंदर कोड लिखा हुआ है। सबसे नीचे आपको यहाँ पे मिलती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर मतलब जो आपके नेटवर्क कार्ड से इंटरफेस करती है। जैसे आपके पास जो भी डाटा होता है, हम तो यहाँ पे स्ट्रिंग में डाटा लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, और मैं ये चाहता हूँ कि वो डाटा कहीं पे पहुँच जाए, तो वो हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग को आपके बाइट में इंकोड किया जाएगा, 0101 में इंकोड किया जाएगा। इंकोड करने के बाद फिजिकल लेयर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। फिजिकल लेयर का काम यही होता है कि जो भी आपने बाइट डाटा दिया है उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करे। 0 मतलब कि लाइट नहीं है, 1 मतलब कि लाइट है। इस तरीके से वो उसको सिग्नल में कन्वर्ट करती है और ओवर द वायर उसको ट्रांसफर करती है। सबसे ऊपर टॉप लेवल पे होती है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। हम डेवलपर्स एप्लीकेशन लेयर से इंटरेक्ट करते हैं। फिजिकल लेयर तक हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। बीच में जो भी लेयर्स हैं इनका एक स्पेसिफिक काम होता है। हमारी एप्लीकेशन लेयर से हम सिर्फ डाटा भेजते हैं कि भाई ये IP एड्रेस, ये पोर्ट नंबर पे मुझे ये डाटा भेजना है। फिर उस डाटा को मल्टीपल पैकेट्स में ब्रेक किया जाता है। इंडिविजुअल पैकेट्स को एक सीक्वेंस नंबर असाइन किया जाता है। जिस कंप्यूटर पर हमें भेजना है उसका IP एड्रेस और पोर्ट नंबर वहाँ पे अटैच होता है। फिर इंडिविजुअल पैकेट को ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर पैकेट को ट्रांसफ़र होने में कोई दिक्कत आ जाती है तो वो पैकेट को दोबारा ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर दूसरे एंड पे ये प्रोसेस वापस से होती है। जो भी नीचे की लेयर्स हैं वो सारे के सारे पैकेट्स को कंबाइन कर देती है, एक सिंगल पैकेट बन जाता है। फिर उस तरफ जो भी प्रोग्राम चल रहा होता है उसको कंप्लीट डाटा एक बार में मिल जाता है। इन लेयर्स के अंदर अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे फिजिकल लेयर के अंदर अलग प्रोटोकॉल होगा, एप्लीकेशन लेयर के अंदर अलग प्रोटोकॉल होगा। प्रोटोकॉल का मतलब होता है काम करने का तरीका। जैसे फिजिकल लेयर को डाटा सेंड करना है तो उसका काम है, तो उसको कैसे करेगा, तो उसने एक फिक्स्ड स्टेप्स को डिफाइन कर रखा है कि पहले मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा। तो काम करने के तरीके के जो भी स्टेप्स होते हैं इन स्टेप्स को बोलते हैं प्रोटोकॉल। इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पॉपुलर और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है HTTP। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोटोकॉल है। यहाँ पे क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स देता है। HTTP प्रोटोकॉल के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक आपके पास होती है रिक्वेस्ट, एक आपके पास होते हैं हेडर्स और एक आपके पास होती है रेस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट के रिक्वेस्ट हेडर्स होते हैं, रेस्पॉन्स के रेस्पॉन्स हेडर्स होते हैं। रिक्वेस्ट सेंड करने में आपको रिक्वेस्ट बॉडी मिलती है, रेस्पॉन्स लेने में आपको रेस्पॉन्स बॉडी मिलती है। अगर आपको इस चीज़ को और डिटेल में समझना है तो इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। वीडियो का लिंक आपको ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोग HTTP के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। HTTP का एक भाई होता है जिसको बोलते हैं HTTPS। यहाँ पे लास्ट में S है। S मतलब कि ये सिक्योर प्रोटोकॉल है। HTTP के अंदर इंक्रिप्शन नहीं होता है। HTTPS के अंदर क्लाइंट सर्वर के बीच में इंक्रिप्शन होता है। इंक्रिप्शन को लगाने का फ़ायदा ये है
कि बीच में कोई भी हैकर आपके डाटा को देख नहीं सकता। जैसे इमेजिन करो आप किसी बैंक की वेबसाइट पे गए, वहाँ पे आपने यूज़र नेम पासवर्ड डाला, तो अगर कोई हैकर बीच में आके आपके यूज़र नेम पासवर्ड को देख लेगा तो ये तो दिक्कत वाली बात है। तो HTTP के अंदर प्लेन टेक्स्ट के अंदर डाटा ट्रांसफ़र होता है, HTTPS के अंदर इंक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र होता है। बीच में कोई हैकर आपके डाटा को देख लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इंक्रिप्टेड है। अब इंक्रिप्शन कैसे होता है, क्यों होता है, क्या क्या इसके फेजेज़ हैं, ये सारी चीज़ों को मैंने अगेन डिटेल में कवर कर रखा है। इस पे भी वीडियो आपको अवेलेबल है। वीडियो का लिंक आपको ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम लोग HTTPS के बारे में भी बात नहीं करेंगे, हम बस सारी कहानी को धीरे धीरे समझ रहे हैं। हमने पहले एक बड़ी पिक्चर बनाई, उस बड़ी पिक्चर के अंदर हमने इंडिविजुअल पीसेस को देखा, उन पीसेस को उठा के हम लोग डिटेल में एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो प्रोटोकॉल एक ऐसी चीज़ है जो मैं पहले कवर कर चुका हूँ। HTTP HTTPS दुनिया में इंटरनेट पे अगर किसी भी एक डिवाइस को किसी दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करना है तो उसको HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ेगा। अब HTTP प्रोटोकॉल आपका क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपका एक क्लाइंट होता है, इधर आपका एक सर्वर होता है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मैकेनिज्म पे चलता है ये। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो HTTP को यूज़ नहीं करते हैं। जैसे इमेजिन करो आपको डाटाबेस से कम्युनिकेशन करना है, तो आपका प्रोग्राम डाटाबेस से कम्युनिकेशन करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ नहीं करेगा। वो डायरेक्टली TCP/IP लेयर पे जाके वहाँ पे अपना कस्टम प्रोटोकॉल बना के उसको यूज़ करेगा। HTTP प्रोटोकॉल एक हैवी प्रोटोकॉल है। डाटाबेस से कम्युनिकेशन करने के लिए इतने हैवी प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपको इसको डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे आपके पास एक एप्लीकेशन है, आपका प्रोग्राम है, यहाँ पे आपके पास एक डाटाबेस है। तो आपका प्रोग्राम डाटाबेस से जब कनेक्शन बनाएगा तो TCP/IP को यूज़ करके कनेक्शन बनाएगा। इसने एक सॉकेट ओपन कर दिया, यहाँ पे प्रोग्राम एक सॉकेट पे लिसन कर रहा है, ये इसको डाटा सेंड करेगा, ये उस डाटा का रेस्पॉन्स देगा। ये दोनों चीज़ें आपके एक नेटवर्क के अंदर होती हैं। बाहर से जब रिक्वेस्ट आती है तो वो HTTP रिक्वेस्ट आती है आपके एप्लीकेशन के अंदर। आपका प्रोग्राम क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को समझता है, डाटाबेस से डाटा लेके आता है और फिर HTTP रेस्पॉन्स सेंड कर देता है। तो किसी बाहर वाले बंदे को आपके सर्वर से कम्युनिकेशन करना है तो वो HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करेगा। ये बात तो सही है, लेकिन अगर आपके प्रोग्राम को किसी और प्रोग्राम से कम्युनिकेट करना है, डाटाबेस से कम्युनिकेट करना है, काफका से कम्युनिकेट करना है, तो वो HTTP को यूज़ नहीं करेगा। रेडिस से भी अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो आप HTTP को यूज़ नहीं करोगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, क्लाइंट जो है कोई भी हो सकता है। जैसे आपका वेब ब्राउज़र है, आप अपने ब्राउज़र के अंदर जाके youtube.com को सर्च करते हो तो आपका YouTube का पेज ओपन हो जाता है, तो इस केस में आपका ब्राउज़र एक क्लाइंट है। इसी तरीके से बहुत सारे HTTP क्लाइंट हैं, जैसे पोस्टमैन है, पोस्टमैन को यूज़ करके भी आप HTTP रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। जैसे CURL है, CURL आपकी एक कमांड लाइन टूल है, तो इसको यूज़ करके भी आप HTTP रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। इसी तरीके से आपके पास लाइब्रेरीज होती हैं, जावा के अंदर कुछ क्लासेस बना रखी हैं, वो क्लासेस HTTP कम्युनिकेशन को हैंडल करती हैं। हम उन क्लासेस के मेथड्स को यूज़ करके HTTP रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। कहने का मतलब है मेरे पास ब्राउज़र नहीं है, मेरे पास पोस्टमैन नहीं है, मेरे पास कोई मैनुअल एफर्ट नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने कोड से HTTP सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करूँ और उसके रेस्पॉन्स को पास करूँ। तो ये काम करने के लिए हमारे पास एक्सटर्नल लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं। हम इस कहानी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। इंटरनेट पे वेब एप्लीकेशन के दो पार्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं बैक एंड, दूसरे को हम बोलते हैं फ्रंट एंड। जैसे आप जोमेटो की मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो ये आपका फ्रंट एंड है, पीछे जोमेटो का एक बैक एंड सर्वर है। फ्रंट एंड आपके बैक एंड सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रेस्पॉन्स देता है। इंटरनेट पे जो भी वेब पेजेस होते हैं, सभी के सभी वेब पेजेस HTML लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ब्राउज़र्स HTML पेज को पार्स करते हैं और जिस तरीके से हमें YouTube का पेज दिखता है वो हमें दिखाता है। वहाँ पे HTML के अंदर इस तरीके का कोड लिखा है कि पेज इस तरीके से दिखे। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में ये दिखना चाहिए, यहाँ पे 4 वीडियो दिखने चाहिए, नीचे थंबनेल दिखनी चाहिए, नीचे ये। तो ये जो भी लेआउट की चीज़ें होती हैं ये सारी की सारी HTML के अंदर लिखी जाती हैं। HTML के अंदर लेआउट को स्पेसिफाई करने के लिए आपके पास होती हैं CSS फाइल। CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। और यहाँ पे आपके पास जावास्क्रिप्ट फाइल्स भी होती हैं। जावास्क्रिप्ट फाइल एक ऐसा कोड है, एक ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो आपके ब्राउज़र में रन होती है और वो यूज़र से इंटरेक्ट करने के काम आती है।
जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके आप यूज़र इंटरफेसेस बना सकते हो। जैसे बटन पे क्लिक करा तो कलर चेंज हो जाना चाहिए, बटन पे क्लिक करने पे पॉपअप आ जाना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट है। आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज का लिंक बना सकते हो, इसको बोलते हैं हाइपर लिंक। HTML में आप कोड लिखोगे और उस कोड के थ्रू आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज का लिंक बना दोगे। जैसे यूज़र उस लिंक पे क्लिक करेगा वो दूसरे पेज पे चला जाएगा। दूसरे से आप तीसरे का बना सकते हो, तीसरे से चौथे का बना सकते हो। इस तरीके से अगर आप इसको विजुअलाइज करोगे तो हाइपरलिंक्स कितने भी बड़े हो सकते हैं, एक बहुत बड़ा ग्राफ बन जाता है। और इसको बोलते हैं वेब। जैसे इसका कनेक्शन स्पाइडर वेब से भी बनता है। आप स्पाइडर वेब को देखते हो तो वो वेब कैसा होता है, उसी तरीके से यहाँ पे मल्टीपल वेब पेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो अभी तक मैंने आपको समरी बताई है। अगर आपको ये सारी चीज़ों को डिटेल में समझना है तो इस पे 4-5 वीडियो पहले से ही अवेलेबल है। HTTP पे है, HTTPS पे है, वो तो ठीक है। लेकिन हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, CSS क्या होती है, जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज़ करते हैं, वेब और स्पाइडर वेब का क्या कनेक्शन बनता है, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप पुराने वीडियोस को जाके एक बार चेकआउट कर लो। वीडियोस के लिंक आपको ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और एडवांस बात करते हैं। जैसे आपके पास जोमेटो की एप्लीकेशन है, तो जोमेटो की मोबाइल एप्लीकेशन में तो कोई भी ब्राउज़र नहीं है, वहाँ पे तो एक मोबाइल एप्लीकेशन है। तो वहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट किस तरीके से सेंड की जाती है, रेस्पॉन्स को किस तरीके से देखा जाता है। तो जो भी फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका डिफाइंड है। इस चीज़ को बोलते हैं REST API। REST API एक स्टैंडर्ड है जो एक बंदे ने बनाया था। यहाँ पे ये बंदा है, 2000 में ये स्टैंडर्ड आया था। और इस बंदे ने एक प्रॉब्लम देखी कि यार फ्रंट एंड और बैक एंड आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। पुराने ज़माने में तो HTML ही हुआ करती थी, लेकिन अगर आपको लॉगिन कराना है, यूज़र का नाम भेजना है, ये सब करना है, मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है आपको, तो मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर कोई ब्राउज़र नहीं होता है, उसके अंदर तो एक अलग नेटिव एप्लीकेशन चलती है। तो वो किस तरीके से बैकएंड पे डाटा सेंड करे, तो इसने एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया। इस स्टैंडर्ड को बोलते हैं रेस्टफुल स्टैंडर्ड। और ऐसा स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने का जो भी सर्वर होता है, ऐसा बोलते हैं कि वो सर्वर REST API प्रोवाइड करता है। तो दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, सर्वर्स हैं, REST API एक कॉमन स्टैंडर्ड बन गया है आज के ज़माने में। अगर आपको गूगल से इंटरेक्ट करना है, अगर आपको गूगल मैप्स की API यूज़ करनी है तो आप REST API के थ्रू कर सकते हो। अगर आपको यूट्यूब की API यूज़ करनी है तो आप REST API के थ्रू कर सकते हो। तो REST API एक कंसेप्ट है बस। REST API HTTP के ऊपर एक स्टैंडर्ड बना रखा है और वो स्टैंडर्ड का कुछ एक मतलब निकलता है। आपको 4-5 चीज़ें वहाँ पे करनी पड़ती हैं, उसके हिसाब से वो चलता है। तो अगर आपको REST API के बारे में भी डिटेल में समझना है तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है मेरे दोस्तों। वीडियो का लिंक आपको ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है हमने यहाँ पे पहले बड़ी पिक्चर बना दी। बड़ी पिक्चर के अंदर क्या क्या पजल के पीसेस हैं हमने वो देख लिया। अब ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने पहले कवर कर रखे हैं, तो उसके लिए मैं आपको वो वीडियो का रेफरेंस बता रहा हूँ। और ऐसे जो भी टॉपिक्स हैं जो हमने पहले कवर नहीं करा है वो हम आज के वीडियो में कवर कर रहे हैं। अब इस पजल के अंदर एक सबसे लास्ट पीस बचता है, होस्टिंग। तो बेसिकली होस्टिंग का मतलब क्या है? जैसे आपका जो भी बैकएंड सर्वर होता है, वो सर्वर का जो भी कोड है वो किसी ना किसी एक कंप्यूटर पे चलता है। हम लोग जावा प्रोग्राम लिखते हैं तो हम प्रोग्राम में अपना कोड लिखते हैं, मेन मेथड के अंदर कोड लिखते हैं। तो ये कोड कहीं ना कहीं पे तो चलेगा। अभी के लिए तो मैं अपने लैपटॉप पे आपको रन करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इमेजिन करो जोमेटो का जो भी कोड है वो दीपिंदर गोयल के लैपटॉप पे थोड़ी ना चल रहा होगा। मतलब ठीक है, वो उसका फाउंडर है, ही इज़ द CEO ऑफ द कंपनी, लेकिन उसके लैपटॉप पे कोड नहीं चल सकता दोस्तों। जो भी कोड होता है वो किसी एक सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है। उस सर्वर को हम बोलते हैं होस्टिंग सर्वर, और ये प्रोसेस को हम बोलते हैं होस्ट कर देना। होस्ट कर देना मतलब मैंने अपना प्रोग्राम लिखा, जो भी डेवलपमेंट करना था कर लिया, उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बैकएंड सर्वर को दुनिया आके एक्सेस करे। तो दुनिया कैसे एक्सेस करेगी? आप उसको कहीं पे ऊपर डाल दोगे सर्वर पे, उस सर्वर का एक IP एड्रेस होगा, वो डोमेन नेम असाइन कर दोगे आप। उसके बाद दुनिया उस डोमेन नेम के थ्रू ही आपके सर्वर के कोड को एक्सेस कर सकती है। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं होस्ट करना। होस्ट करने के लिए मल्टीपल कंपनीज अवेलेबल है।
मतलब सर्वर्स प्रोवाइड करने के लिए मल्टीपल कंपनीज अवेलेबल हैं। आप AWS से सर्वर खरीद सकते हो, गूगल क्लाउड से सर्वर खरीद सकते हो। इसके अलावा आप डायरेक्टली जो भी लोकल प्रोवाइडर्स होते हैं जो डायरेक्टली आपको एक VM दे देते हैं, होस्टिंगर वगैरह, आप इनसे भी सर्विसेज खरीद सकते हो। AWS और होस्टिंगर, इनके अंदर एक फ़र्क होता है, एक मेजर डिफरेंस होता है। जब हम लोग अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम इस डिफरेंस को एकदम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। आपको बस यहाँ पे एक मुद्दे पे फोकस करना है। मुद्दा ये है कि ये कंपनी आपको एक कंप्यूटर प्रोवाइड करती है क्लाउड के अंदर। उस कंप्यूटर के अंदर आप अपने कोड को डाल सकते हो। उस कंप्यूटर का एक IP एड्रेस होगा, आप उसको डोमेन नेम से कनेक्ट कर दोगे। उसके बाद कोई भी जनता आपके डोमेन नेम को यूज़ करके आपके कोड से बात कर सकती है, बोल सकती है कि भाई ये वाला काम करके दे दे। आप बोलोगे ठीक है भाई, मैंने कर दिया, मैंने सर्विस बना दी, नाउ यू हैव टू पे मी बैक। दोस्तों, यहाँ तक आते आते हमारा थ्योरी का पार्ट खत्म हो चुका है। अभी तक हमने जितनी भी कहानी को समझा है, हम एक बार उसको समराइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 2-3 स्लाइड्स के अंदर आप लोगों के लिए समराइज करने वाला हूँ। इसके मैंने नोट्स बना के आप लोगों के लिए अवेलेबल करा रखे हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले है यहाँ पे नेटवर्क। नेटवर्क की समरी आपको यहाँ पे दिख रही है, कितने टाइप के नेटवर्क्स होते हैं। इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क है जो मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कंबाइन करता है। यहाँ पे आपको इंटरनेट की समरी दिख रही है। इंटरनेट के अंदर क्या क्या पीसेज हैं, क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, वो सब आपको यहाँ पे दिख रहा है। IP एड्रेस क्या होता है, यहाँ पे आपको IP एड्रेस की समरी दिख रही है। डोमेन नेम किस तरीके से काम करता है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर मैंने सॉकेट्स को समराइज कर रखा है। ये सभी चीज़ों को कोड में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास होता है OSI मॉडल। तो यहाँ पे आपको OSI मॉडल की समरी दिख रही है। OSI मॉडल के अंदर हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पॉपुलर प्रोटोकॉल है HTTP। HTTP के रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट्स को मैंने यहाँ पे समराइज कर रखा है। HTTP प्रोटोकॉल का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वेब पेजेस। तो यहाँ पे मैंने वेब पेजेस की सारी कहानी को समराइज कर रखा है। HTTP आपका एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे 2 अलग अलग पार्ट्स होते हैं आपके पास, क्लाइंट होता है, सर्वर होता है। तो उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे समराइज कर रखा है। सर्वर को हमें होस्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैंने होस्टिंग की कहानी को समराइज कर रखा है। REST API क्या होती है, REST API का स्टैंडर्ड क्या है, उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे समराइज कर रखा है। अगर आपको इनको डिटेल में समझना है तो इनके डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है, वो लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग कोड की दुनिया को समझते हैं। कंसेप्ट तो हमने समझ लिया, अब हम किस तरीके से कोड लिखेंगे उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अभी तक हमने जितनी भी कहानी को समझा है, ये सारी की सारी कहानी को कोड में लिखने के लिए मल्टीपल लेयर्स होती हैं। यहाँ पे सबसे नीचे आपके पास सबसे लोअर लेयर है। इसके अंदर ऐसी क्लासेस हैं जो सभी के लिए कॉमन है। हम कभी भी इन क्लासेस को डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, हम तो ऊपर वाली क्लासेस को यूज़ करते हैं। आप लोगों को इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है कि HTTP किस तरीके से काम करता है, HTTP के ऊपर डाटा सेंड कैसे करना है। आपको तो बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मुझे HTTP के ऊपर डाटा सेंड करना है, कैसे करना है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो लोअर लेयर की क्लासेस होती हैं ये इन चीज़ों को हैंडल करती हैं। इसके ऊपर आते हैं आपके पास लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज ऐसी क्लासेस होती हैं जो नीचे की लेयर की क्लासेस को यूज़ करती हैं। ये आपको कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती हैं। और फिर इसके ऊपर आते हैं आपके फ्रेमवर्क्स। जैसे अभी हमने देखा था HTTP के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपके पास क्लाइंट और एक होता है सर्वर। तो अगर आपको HTTP सर्वर बनाना है, यूज़र की रिक्वेस्ट को समझना है, यूज़र की रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करके रेस्पॉन्स देना है, तो आप फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हो। तो जावा में सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो आज के वीडियो में तो हम स्प्रिंग को नहीं समझ सकते, हम यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे कुछ नीचे की क्लासेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम उनको डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आपको बस कंसेप्ट बताने वाला हूँ मैं। इसके ऊपर कुछ लाइब्रेरीज होती हैं। जैसे मैंने आपको कहा था HTTP क्लाइंट कोई भी हो सकता है। आप अपने प्रोग्राम के अंदर ऐसा कोड लिख सकते हो जो किसी HTTP सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करे और उसके रेस्पॉन्स को देखे। तो उसके लिए कुछ HTTP क्लाइंट लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे कि अपाचे HTTP कंपोनेंट्स। ये एक लाइब्रेरी है, दुनिया में बहुत ही पॉपुलर है और मैंने आज तक जहाँ पे भी काम करा है इसी लाइब्रेरी को यूज़ करा है। और भी बहुत सारे बंदे हैं जो इसी लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं। तो ये लाइब्रेरी नीचे की क्लासेस को यूज़ करती है। तो यहाँ पे ना 2 अलग अलग पीसेस हैं, अगर मैं आपको उस तरीके से बताऊँ तो। एक तो है कि आपका क्लाइंट, आपको अपने क्लाइंट से किसी HTTP सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करनी है। ये काम करना बहुत ही सिंपल होता है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू ऑल। आप पोस्टमैन को यूज़ कर सकते हो, आप HTTP कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हो, जावा में भी कुछ क्लासेस हैं आप उसको यूज़ कर सकते हो। और दूसरी चीज़ होती है आपको एक बैकएंड सर्वर बनाना है।
आपको डाटाबेस के अंदर डाटा सेव करना है, आपको लोगों की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना है। ये होता है इम्पॉर्टेंट काम। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग फ्रेमवर्क के ऊपर फोकस करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग लोअर लेवल की क्लासेस को देखेंगे। तो जावा में कौन कौन सी क्लासेस हैं, हम उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास आती है आईनेट एड्रेस। आईनेट एड्रेस को यूज़ करके आप इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हो। जैसे मैंने आपको कहा था जावा के अंदर सब कुछ ऑब्जेक्ट ही है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल तो हमें पता है कि भाई एक इंटीजर नंबर होते हैं डॉट 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 लगा के। तो अब उस चीज़ को अगर मुझे कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो जावा ने उसके लिए क्लास बना रखी है आईनेट एड्रेस। अब आप आईनेट एड्रेस क्लास को यूज़ कैसे करोगे? तो आप इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हो। इस तरीके से आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। यहाँ पे आपको लोकल होस्ट का एड्रेस मिला है। आपका जो कंप्यूटर है वो भी एक तरीके से होस्ट का काम कर सकता है। हम अपने कंप्यूटर के अंदर अपने सर्वर को होस्ट कर सकते हैं। तो इस मेथड को यूज़ करके आपको लोकल होस्ट मिलता है। फिर यहाँ पे एक मेथड और है। इस मेथड को यूज़ करके आप किसी डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग आईनेट एड्रेस को ले लोगे। फिर यहाँ पे एक मेथड और है। मैंने आपको कहा था एक डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल आईपी एड्रेसेस एसोसिएट हो सकते हैं। तो इस मेथड को यूज़ करके आप किसी डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल आईपी एड्रेस जो भी अवेलेबल है उसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स में जो मिलता है वो एक एरे मिलता है। आईनेट एड्रेस ऑब्जेक्ट्स का एक एरे मिलता है। फिर इस क्लास के अंदर दो मेथड्स होते हैं। एक होता है आपके पास गेट होस्ट एड्रेस। इस मेथड को यूज़ करके आपको एक एड्रेस मिलता है, IPv4 एड्रेस मिलता है। फिर यहाँ पे एक मेथड और होता है गेट होस्ट नेम। ये आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ये आपको डोमेन नेम रिटर्न करता है, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी डोमेन नेम है। प्रोग्राम को रन करने के बाद आपको ये वाला आउटपुट मिलने वाला है। हमने यहाँ पे google.com का एड्रेस निकाला, उसके ऊपर मैंने होस्ट एड्रेस मेथड को कॉल करा, होस्ट नेम को कॉल करा, तो आपको ये वाला आउटपुट मिलेगा। हम इसका कोड नहीं लिखने वाले, ये तो बहुत ही लोअर लेवल की क्लास है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्लास होती है URL। मैंने आपको कहा था इंटरनेट पे जो भी रिसोर्सेज हैं सभी के सभी रिसोर्सेज को एक URL से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो URL को जावा में रिप्रेजेंट करने के लिए एक URL क्लास है। इस URL क्लास के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं और कुछ कंसेप्ट हैं। हम किसी URL को देके URL का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। फिर यहाँ पे एक मेथड होता है ओपन कनेक्शन। ओपन कनेक्शन को यूज़ करके मैं उस URL पे एक कनेक्शन ओपन कर सकता हूँ। तो वो हमें URL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट देता है। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं मेथड कॉल करके उस URL की प्रॉपर्टी निकाल सकता हूँ। रेस्पॉन्स एड्रेस क्या है, रिक्वेस्ट एड्रेस क्या है, इनपुट स्ट्रीम क्या है, आउटपुट स्ट्रीम क्या है, ये सारी चीज़ों को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस क्लास की कहानी को हम लोग कोड में लिख के समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे IDE ओपन कर लिया है, आप भी करो और मेरे साथ कोड लिख के देखो। IDE ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे सिंपल सी मेन क्लास है, मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर हम लोग कोई कोड नहीं लिखेंगे, हम लोग इसके लिए एक नया पैकेज बना लेते हैं। पैकेज बनाने के लिए आप SRC पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू पैकेज। पैकेज का नाम हम दे देते हैं URLs, ठीक है। अब इस पैकेज के अंदर हम लोग एक ड्राइवर क्लास बनाते हैं। अगेन आप राइट क्लिक करो, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम हम दे देते हैं URL डेमो, ओके। अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक मेन मेथड बनाते हैं, बना लिया। अब क्योंकि हमारे कोड के अंदर एक्सेप्शन आ सकती है तो मैं यहाँ पे मेन मेथड से थ्रोज एक्सेप्शन कर देता हूँ। आप अगर प्रोडक्शन एप्लीकेशन में कोड लिखोगे तो आपको एक्सेप्शन को कैच करना पड़ेगा और आप एक्सेप्शन को लॉग करोगे। लॉगिंग के कंसेप्ट को तो हमने पुराने वीडियो में देखा था। लॉग करने का मतलब है कि एक्सेप्शन की सारी प्रॉपर्टीज को मैंने किसी फाइल में सेव कर दिया ताकि बाद में डेवलपर्स उस फाइल को देख के पता लगा सकें कि किस लाइन के ऊपर एक्सेप्शन आई है, एक्सेप्शन क्यों आई है। फिलहाल हम यहाँ पे सिंपल कोड लिख रहे हैं, कोई प्रोडक्शन एप्लीकेशन का कोड नहीं लिख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली थ्रो कर रखा है मेन मेथड से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक URL क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो URL इज इक्वल टू न्यू URL करके मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं एक URL पास कर देता हूँ, जैसे कि google.com, ओके। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने HTTPS प्रोटोकॉल को यूज़ करा है। कहने का मतलब है कि मुझे इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करना है और HTTPS प्रोटोकॉल को यूज़ करके कम्युनिकेशन करना है। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मेथड होता है ओपन कनेक्शन। तो ओपन कनेक्शन मेथड को कॉल करता हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पे URL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिलता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें यहाँ पे पता है हमने यहाँ पे HTTP कनेक्शन बनाया है, तो इस चीज़ को मैं डायरेक्टली HTTP URL कनेक्शन के ऑब्जेक्ट में कास्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से मैंने कास्ट करा और वहाँ पे मेरा रेफरेंस वेरिएबल भी HTTP URL कनेक्शन का बन गया।
HTTP URL कनेक्शन के ऊपर HTTP के स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं। अभी हम देखते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। सबसे पहले हमारे पास एक मेथड होता है रिक्वेस्ट मेथड, गेट रिक्वेस्ट मेथड। इसको यूज़ करके हमें रिक्वेस्ट मेथड मिल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट को यूज़ करा है। HTTP के अलग अलग रिक्वेस्ट टाइप्स होते हैं, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे गेट को यूज़ करा है, तो हमें यहाँ पे गेट मिलेगा। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको HTTP के अंदर कोई दिक्कत है, HTTP के कंसेप्ट के अंदर कोई दिक्कत है, तो आप एक बार HTTP के वीडियो को जाके चेकआउट कर लो। रिक्वेस्ट मेथड क्या होता है, कितने टाइप के मेथड होते हैं, रेस्पॉन्स कोड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता चल जाएंगी। फिर हमारे पास यहाँ पे मेथड होता है गेट रेस्पॉन्स कोड। इसको यूज़ करके हमें रेस्पॉन्स कोड मिल जाता है, सर्वर ने मुझे क्या रेस्पॉन्स कोड सेंड करा है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होता है गेट रेस्पॉन्स मैसेज। इसको यूज़ करके हमें यहाँ पे रेस्पॉन्स मैसेज मिल जाता है। जैसे अगर रेस्पॉन्स कोड 200 है तो मैसेज आएगा ओके। अगर रेस्पॉन्स कोड 404 है मतलब कि नॉट फाउंड, तो हमें यहाँ पे वो स्ट्रिंग मिलेगी, ओके की स्ट्रिंग मिलेगी, नॉट फाउंड की स्ट्रिंग मिलेगी, इंटरनल सर्वर एरर की एक स्ट्रिंग मिलेगी। फिर हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होता है गेट कंटेंट टाइप। इसका मतलब है कि सर्वर ने किस एनकोडिंग को यूज़ करके हमें रेस्पॉन्स सेंड करा है, हमें यहाँ पे वो मिल जाएगा। कनेक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे पास एक मेथड होता है गेट हेडर फील्ड्स। इस मेथड को कॉल करके हमें हेडर्स मिल जाते हैं। हेडर्स को हमने यहाँ पे मैप में असाइन कर रखा है। मैप के अंदर की है आपकी स्ट्रिंग और वैल्यू है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि एक हेडर के मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकते हैं, एक हेडर को मल्टीपल बार स्पेसिफाई किया जा सकता है। तो नाम तो आपका एक ही होगा हेडर का, लेकिन उसकी वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। ठीक है, अब हम लोग इसके ऊपर फॉर लूप लगा के सारे हेडर्स को प्रिंट कर सकते हैं। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है गेट इनपुट स्ट्रीम। इस मेथड को यूज़ करके हम इनपुट स्ट्रीम का एक्सेस ले सकते हैं, फिर उस इनपुट स्ट्रीम के अंदर से डाटा को रीड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि सर्वर ने हमें क्या डाटा सेंड करा है। तो मैं यहाँ पे ट्राई विथ रिसोर्स का सिंटेक्स यूज़ करके इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे गेट इनपुट स्ट्रीम मेथड को कॉल करा। इसके बाद हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पिछले वीडियो में हमने स्कैनर क्लास के बारे में समझा था। स्कैनर क्लास इनपुट स्ट्रीम के ऊपर काम कर सकती है। तो अगेन मैं यहाँ पे ट्राई विथ रिसोर्स का सिंटेक्स यूज़ करके स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास डाटा सोर्स है मेरी इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे डिलिमिटर्स यूज़ करना है। किन टोकन्स के बेस पे मेरे को डाटा को सेपरेट करना है, तो मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास के ऊपर यूज़ डिलिमिटर मेथड को कॉल करता हूँ और मैं यहाँ पे न्यू लाइन पास कर देता हूँ कि न्यू लाइन के बेस पे मेरे को अपने टोकन्स को स्प्लिट करना है। फिर मैं यहाँ पे वाइल लूप लगाता हूँ, वाइल स्कैनर डॉट हैज़ नेक्स्ट। जब तक नेक्स्ट टोकन होगा ये वाइल लूप चलता रहेगा। वाइल लूप की बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे टोकन निकाल के लाता हूँ और उसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करके प्रिंट कर देता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे किया क्या, हमने यहाँ पे एक URL क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने कनेक्शन को ओपन करा। कनेक्शन को ओपन करने के बाद उस कनेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमने यहाँ पे देख लिया। रिक्वेस्ट मेथड क्या है, रेस्पॉन्स स्टेटस क्या है, सर्वर ने हमें क्या डाटा सेंड करा है, वो सारा डाटा हमने यहाँ पे निकाल लिया और डाटा को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अभी आपको मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, हम इतने लो लेवल का कोड नहीं लिखते हैं। मैंने आपको कहा था हम लोग एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हैं। तो सीधा हम एक्सटर्नल लाइब्रेरी पे नहीं जाएंगे दोस्तों, पहले हम बेसिक को समझ लेंगे, उसके बाद हम एक्सटर्नल लाइब्रेरी पे जाएंगे। तो ये हमारा बेसिक है। कनेक्शन ओपन किया, कनेक्शन ओपन करने के बाद कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिला, उस ऑब्जेक्ट पे मेथड कॉल करे, हमें एक इनपुट स्ट्रीम मिली। इनपुट स्ट्रीम को हमने एक्सेस करा, इनपुट स्ट्रीम को हमने स्कैनर यूज़ करके रीड करा सारा डाटा को। जब हम लाइब्रेरी यूज़ करते हैं तो ये सारा का सारा काम वो लाइब्रेरी करके देती है और लाइब्रेरी हमें यहाँ पे जावा ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करती है। वो भी हम समझेंगे, चैनल के साथ बने रहो। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा, मेरे को यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड दिख गया, मेरे को यहाँ पे रेस्पॉन्स कोड दिख गया, रेस्पॉन्स मैसेज दिख गया, कंटेंट इंकोडिंग दिख गई, मेरे को कंटेंट टाइप दिख गया। इसके बाद हमने इनपुट स्ट्रीम को यूज़ करके जो भी डाटा एक्सेस करा है हमें यहाँ पे सारा का सारा डाटा दिख रहा है। तो कहने का मतलब है गूगल के सर्वर ने ये डाटा सेंड करा है। एक्चुअल में हमने यहाँ पे सिस आउट करके सिर्फ प्रिंट कर रखा है। अगर हम ये सेम चीज़ को ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो ब्राउज़र हमें google.com का पेज दिखाता है। ब्राउज़र का काम ये होता है कि वो जो भी HTML आया है, जो भी जावास्क्रिप्ट आया है, वो सारी फाइल्स को एग्जीक्यूट करके एक पूरा पेज दिखाए। हम यहाँ पे अपने कोड से एक्सेस कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे सिर्फ सिस आउट कर रखा है। एक्चुअल में क्या होता है ना कि हमारे कोड के अंदर हम एक्चुअल में रेस्ट सर्वर को हिट मारते हैं और उसके डाटा को देखते हैं। जैसे अगर मुझे जोमेटो की API को हिट मारना है तो मैं यहाँ पे जोमेटो की रेस्ट API को हिट मारूंगा और उस API को यूज़ करके शायद मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। या फिर ज़ीरोदा है, जैसे मार्केट का सॉफ्टवेयर है, ब्रोकर है,
तो हम ज़ीरोदा की एपीआई को यूज़ करके उसको ये बोल सकते हैं कि भाई ये मेरा ऑर्डर है, इसको प्लेस कर दे, फलाना फलाना शेयर को मुझे खरीदना है। तो ये सारी चीज़ों को हम कोड में लिख सकते हैं। कोड में लिखने के लिए लोअर लेवल की क्लासेस यही होती हैं। यूआरएल है, आईनेट एड्रेस हमने देख लिया, 1-2 क्लासेस को हम और देखने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको यूआरएल क्लास समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास सॉकेट क्लास। सॉकेट क्लास को यूज़ करके आपका प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम से एक सॉकेट कनेक्शन क्रिएट करता है। सॉकेट 2 टाइप के होते हैं दोस्तों। एक होता है आपके पास क्लाइंट सॉकेट, एक होता है आपके पास सर्वर सॉकेट। क्लाइंट सॉकेट का मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम एक क्लाइंट है और आप किसी सर्वर को सेंड कर रहे हो, रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो। सर्वर सॉकेट का मतलब ये होता है कि आपका प्रोग्राम एक सर्वर है और आप किसी पोर्ट पे लिसन करते हो। तो कोई भी क्लाइंट जब आपको रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो आपको उस पोर्ट नंबर पे रिक्वेस्ट मिलेगी। आपका सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रेस्पॉन्स दे सकता है। ये दोनों टाइप के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 अलग अलग सॉकेट क्लासेस होती हैं। एक होता है नॉर्मल सॉकेट। इस क्लास को यूज़ करके हम लोग क्लाइंट सॉकेट क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास सर्वर सॉकेट। इस क्लास को यूज़ करके हम अपना सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। मैंने सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाया, अपना एक सर्वर क्रिएट कर दिया और मैं किसी भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट के लिए वहाँ पे लिसन कर सकता हूँ। लिसन करने का मतलब है सुनना। तो क्लाइंट आपके कंप्यूटर को कॉल करेगा आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर यूज़ करके। आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा अच्छा ये वाला पोर्ट नंबर यूज़ हुआ है, मतलब ये इस प्रोग्राम के पास जाना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस रिक्वेस्ट को हमारे पास सेंड कर देगा तो हमारे पास डाटा आएगा। तो ये दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कोड में लिख के समझते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे अपनी आईडी ओपन कर लिया है। आईडी ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक नया पैकेज बनाता हूँ। पैकेज बनाने के लिए आप वापस से SRC पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू पैकेज। पैकेज का नाम हम दे देते हैं सॉकेट्स। अब इसके अंदर हम लोग 2 क्लासेस बनाने वाले हैं, एक क्लाइंट के लिए, एक सर्वर के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास क्लाइंट सॉकेट डेमो एक क्लास बना दी मैंने, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक मेन मेथड बना देते हैं, बना दिया। अगेन जब भी हम लोग नेटवर्किंग से इंटरेक्ट करते हैं, जब भी हम लोग नेटवर्किंग की क्लासेस को यूज़ करते हैं, हमें यहाँ पे एक्सेप्शन मिलती है, चेक्ड एक्सेप्शन मिलती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मेन मेथड के अंदर लिख देता हूँ थ्रोज एक्सेप्शन। तो हमको यहाँ पे क्लाइंट सॉकेट का डेमो देखना है। तो क्लाइंट सॉकेट का यूज़ केस क्या आता है? इसका ना एक बहुत ही सिंपल यूज़ केस है। जैसे इमेजिन करो दुनिया के अंदर अलग अलग डोमेन नेम्स हैं, youtube.com, google.com, microsoft.com। तो ये सारे डोमेन नेम्स की इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो कि भाई youtube.com किसका है, कौन इसका ऑनर है, क्या उसका एड्रेस है। मैंने आपको कहा था हम लोग किसी वेबसाइट पे जाके डोमेन नेम परचेज करते हैं। तो जब हम लोग डोमेन नेम परचेज करते हैं तो हमें वहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी पड़ती हैं कि भाई मेरा नाम रितेश है, मैं यहाँ रहता हूँ फलाना ढिमाका, तो मुझे एक डोमेन नेम असाइन होता है। तो youtube.com के करस्पॉन्डिंग क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हम उसको निकाल के लेके आते हैं। और यहाँ पे ना एक ग्लोबल सर्वर को यूज़ किया जाता है, हु इज़ सर्वर को यूज़ किया जाता है। हु इज़ सर्वर के अंदर ये सारी डिटेल होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सॉकेट क्लास को हमें यहाँ पे क्लोज करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं ट्राई विथ रिसोर्स का सिंटैक्स यूज़ करके यहाँ पे एक सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे मेरे को कंस्ट्रक्टर के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स को पास करना है, एक तो मेरा होस्ट और एक मेरा पोर्ट। तो होस्ट में यहाँ पे हु इज़ सर्वर के होस्ट को डाल देता हूँ। ये जो होस्ट है ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं निकाला है, ये एक स्टैंडर्ड है। हु इज़ का यही एक स्टैंडर्ड है, आप भी इसको यूज़ करके किसी भी डोमेन नेम की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। और पोर्ट में यहाँ पे डाल देता हूँ हु इसका पोर्ट क्या है, ये भी आपका एक स्टैंडर्ड पोर्ट है। फिर सॉकेट क्लास के ऊपर आपके पास इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम का एक्सेस के लिए मेथड्स होते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे ट्राई विथ रिसोर्स के सिंटैक्स को यूज़ करके इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट निकाल लेता हूँ, सेमीकोलन लगा के आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट निकाल लिया। आउटपुट स्ट्रीम को यूज़ करके हम उस सर्वर को कोई इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। इनपुट स्ट्रीम को यूज़ करके हम उसने जो भी हमें रेस्पॉन्स दिया है हम उस रेस्पॉन्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके उसको एक रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। मैं यहाँ पे youtube.com को जानना चाह रहा हूँ कि ये डोमेन की इन्फॉर्मेशन निकाल के दो मेरे को। तो आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट पे मैंने राइट मेथड को कॉल करा और राइट मेथड के अंदर मुझे यहाँ पे एक बाइट एरे देना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सी स्ट्रिंग लिखता हूँ youtube.com/n, मतलब कि न्यू लाइन, और उस स्ट्रिंग के ऊपर एक मेथड है गेट बाइट्स, उसको कॉल कर देता हूँ। तो ये जो भी स्ट्रिंग है इसका मुझे एक बाइट एरे मिल जाएगा और ये बाइट एरे मैंने राइट मेथड को दे दिया। तो आउटपुट स्ट्रीम पे मैंने ये डाटा राइट कर दिया, कहने का मतलब ये है। तो जैसे ही मैंने ये डाटा राइट करा वहाँ पे जो भी सर्वर है उस सर्वर के पास ये डाटा चला जाएगा। वो सर्वर
उस डाटा को देख के कुछ प्रोसेसिंग करेगा और हमें रेस्पॉन्स देगा। तो अब हमें रेस्पॉन्स को देखना है। तो रेस्पॉन्स को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम को यूज़ करते हैं, मतलब करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अगेन मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ट्राई विथ रिसोर्स का सिंटैक्स यूज़ करके मैंने स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे मेरे को यहाँ पे एक डाटा सोर्स देना है, तो मैं अपनी इनपुट स्ट्रीम को एज ए डाटा सोर्स दे देता हूँ। फिर हम यहाँ पे स्कैनर क्लास के ऊपर यूज डिलीमीटर मेथड को कॉल करते हैं। न्यू लाइन मेरा एक डिलीमीटर है। वाइट स्पेसेस को मुझे डिलीमीटर नहीं रखना। अगर मैं वाइट स्पेसेस को डिलीमीटर रखूँगा तो सारे वर्ड्स आपस में ब्रेक हो जाएंगे। नहीं, मुझे न्यू लाइन को डिलीमीटर रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे वाइल लूप लगाते हैं। वाइल स्कैनर डॉट हैज़ नेक्स्ट, ठीक है। वाइल की बॉडी स्टार्ट कर दी मैंने, और इसके अंदर मैं यहाँ पे टोकन को सिस आउट करके प्रिंट कर देता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पे किया क्या? बेसिकली हमें यहाँ पे क्लाइंट सॉकेट को समझना है किस तरीके से काम करता है। तो हमारा ये वाला जो प्रोग्राम है, ये एक क्लाइंट है। ये क्लाइंट एक सर्वर को डाटा सेंड कर रहा है। सर्वर यहाँ पे हमारा कौन सा है? हु इज सर्वर है एक, वो एक पोर्ट पे लिसन कर रहा है और उसका एक होस्ट है। तो हमने यहाँ पे होस्ट और पोर्ट को देके एक सॉकेट कनेक्शन ओपन कर दिया। उसके ऊपर हमने इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम को एक्सेस करा। आउटपुट स्ट्रीम पे हमने कोई डाटा सेंड कर दिया तो वो सर्वर के पास पहुंच गया। सर्वर ने उस डाटा को प्रोसेस करके हमें रेस्पॉन्स दिया होगा। उस रेस्पॉन्स को हमने इनपुट स्ट्रीम यूज़ करके एक्सेस किया और प्रिंट कर दिया। तो हमारा प्रोग्राम क्लाइंट बन गया, वहाँ पे सर्वर है। तो हमने अपने प्रोग्राम से किसी सर्वर से कम्युनिकेट कर लिया। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूँगा, मेरे को ये वाला आउटपुट दिख रहा है। मतलब इस डोमेन के करस्पॉन्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन थी, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे प्रिंट हो गई। आप यहाँ पे देख लो, youtube.com दिख रहा है, रजिस्ट्री फलाना ढिमाका, ये वो, रजिस्ट्रेशन डेट, एक्सपायरी डेट, ठीक है। हम यहाँ पे कोई भी डोमेन दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे youtube.com दिया है, आप google.com दे दो। मेरे पास एक डोमेन है riteshangwan.com, आप उसको भी दे सकते हो। तो इस तरीके से हमारा एक प्रोग्राम क्लाइंट बन सकता है। और हमने एक सॉकेट को ओपन करा, तो जैसे ही हमने सॉकेट को ओपन करा, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला कि भाई मेरा एक प्रोग्राम है, मैं क्लाइंट हूँ, मुझे इस सर्वर से बात करनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है ठीक है। तो हमारा एक कम्युनिकेशन चैनल ओपन हो गया मेरे प्रोग्राम से ऑपरेटिंग सिस्टम से नेटवर्क कार्ड से आपका पूरा इंटरनेट, उसके बाद आपका हुइस सर्वर, ये पूरा कम्युनिकेशन चैनल ओपन हो गया। और इस चैनल पे हमने डाटा को सेंड करा आउटपुट स्ट्रीम को यूज़ करके, और इस चैनल पे हमने डाटा को एक्सेस करा इनपुट स्ट्रीम को यूज़ करके। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक सर्वर सॉकेट का डेमो देख लेते हैं। अब ये प्रोग्राम तो मेरा एक क्लाइंट है। इमेजिन करो आपको एक सर्वर बनाना है, जैसे हुइस सर्वर है वैसे ही आपको एक दूसरा सर्वर बनाना है। तो आप उसको कैसे बनाओगे हम देखते हैं। और फिर हमारा एक दूसरा क्लाइंट होगा, उस क्लाइंट से हम उस सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और उसके रेस्पॉन्स को देख सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नई क्लास बना लेता हूँ। क्लास बनाने के लिए आप वापस से यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम हम दे देते हैं सर्वर सॉकेट डेमो। ओके, अब इस क्लास के अंदर हम लोग एक मेन मेथड बना लेते हैं, ठीक है। मेन मेथड हमारा एक्सेप्शन थ्रो करेगा, चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करेगा नेटवर्किंग की क्लासेस। तो मैं यहाँ पे थ्रोज एक्सेप्शन करके लिख देता हूँ। मेन मेथड के अंदर मुझे सबसे पहले अपना एक सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं यहाँ पे ट्राई विथ रिसोर्स का सिंटैक्स यूज़ करके एक सर्वर सॉकेट के ऑब्जेक्ट को बना लेता हूँ। ओके, न्यू कीवर्ड यूज़ करा मैंने, सिंपल सा। यहाँ पे एक बात समझने वाली है, जब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो कंस्ट्रक्टर में मुझे एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैंने एक पोर्ट नंबर दिया है। ये पोर्ट नंबर का मतलब ये है कि मेरा सर्वर इस पोर्ट नंबर पे लिसन कर रहा है। जैसे ही कोई भी क्लाइंट इस पोर्ट नंबर से कनेक्ट करेगा, मेरे सर्वर के पास उस क्लाइंट की सारी रिक्वेस्ट आने लग जाएंगी और मेरा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर सर्वर सॉकेट के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मेथड होता है एक्सेप्ट। मैं यहाँ पे एक्सेप्ट मेथड को कॉल करता हूँ। ये मुझे एक सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ये लाइन एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इसके कंसेप्ट को समझना है। एक्सेप्ट मतलब कि मैंने पोर्ट पे लिसन करना शुरू कर दिया। अब मैं उस पोर्ट पे कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट मेथड को कॉल करा। जब तक कोई भी क्लाइंट सर्वर से कनेक्शन नहीं बनाएगा, मेरा थ्रेड यहीं पे बैठा रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इमेजिन करो जब मैंने ये सर्वर बनाया था तो 10 बजे थे, ठीक है। जब मैंने मेथड कॉल करा एक्सेप्ट मेथड तब 10 बजे थे। हो सकता है 1 घंटे तक किसी भी क्लाइंट ने मेरे सर्वर से कोई कनेक्शन नहीं बनाया, तो जावा बोलेगा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपके थ्रेड को मैंने ब्लॉक्ड वेटिंग स्टेट में डाल दिया। जैसे ही कोई भी क्लाइंट आपके सर्वर से कनेक्शन बनाएगा, आपका थ्रेड चलने लग जाएगा और आपको यहाँ पे एक सॉकेट ऑब्जेक्ट मिलेगा।
ये आपको क्लाइंट सॉकेट ऑब्जेक्ट मिल गया यहाँ पे। जैसे ही हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करके लिख देते हैं कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड विद दिस क्लाइंट, और मैंने यहाँ पे सॉकेट ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली पास कर दिया। अब इस सॉकेट ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम को एक्सेस करता हूँ। ठीक है, ट्राई विथ रिसोर्स का सिंटेक्स यूज़ करके मैंने दोनों स्ट्रीम को एक्सेस कर लिया। अब उस क्लाइंट ने मुझे जो भी डाटा सेंड करा है मैं उसको एक्सेस करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बफर्ड रीडर को यूज़ करके क्लाइंट ने जो भी डाटा सेंड करा है मैं उसको रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अगेन ट्राई विथ रिसोर्स का सिंटेक्स यूज़ करा और मैं यहाँ पे बफर्ड रीडर के ऊपर रीड लाइन मेथड को कॉल करता हूँ। तो क्लाइंट ने मुझे जो भी लाइन सेंड करी है वो मेरे को यहाँ पे स्ट्रिंग लाइन वेरिएबल में मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, आउटपुट स्ट्रीम को यूज़ करके क्लाइंट को एक डाटा रेस्पॉन्स में दे देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे जो रेस्पॉन्स जनरेट करना है मैं उसको जनरेट करता हूँ। मैं यहाँ पे एक सिंपल सी स्ट्रिंग को रिटर्न करता हूँ क्लाइंट को। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर राइट मेथड है उसको यूज़ करके वो स्ट्रिंग को राइट कर देता हूँ एज ए बाइनरी डाटा। ओके, तो दोस्तों अभी तक हुआ क्या है? अभी तक हमने सबसे पहले सर्वर सॉकेट के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके अपना एक सर्वर सॉकेट बना दिया और एक पोर्ट नंबर दे दिया। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बता दिया कि मैं इस पोर्ट नंबर पे लिसन करने को तैयार हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पे एक्सेप्ट मेथड को कॉल करा। एक्सेप्ट मेथड हमारा यहाँ पे ब्लॉक रहेगा। जब तक कोई क्लाइंट हमारे से कनेक्शन नहीं बनाएगा हमारा थ्रेड यहीं पे बैठा रहेगा एक्सेप्ट वाली लाइन पे। जैसे ही कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ हमको यहाँ पे एक सॉकेट का ऑब्जेक्ट मिल गया। उस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि भाई कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड विद द क्लाइंट। फिर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम को एक्सेस करा। इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम को हमने इसलिए एक्सेस करा है क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि क्लाइंट ने मुझे क्या डाटा सेंड करा है और मैं क्लाइंट को जो भी डाटा सेंड करना चाहता हूँ आउटपुट स्ट्रीम को यूज़ करके सेंड कर सकता हूँ। तो हमने बस इतना सा ही काम कर रखा है। तो ये लोअर लेवल की क्लासेस है दोस्तों। इसके ऊपर आपके प्रोटोकॉल्स बिल्ड होते हैं। जैसे HTTP प्रोटोकॉल के अंदर रिक्वेस्ट एड्रेस हैं, रिस्पॉन्स एड्रेस हैं, तो वो अंदर जाके इन क्लासेस को यूज़ करती हैं। इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम को यूज़ करके वो डाटा भेजती हैं, डाटा लेती हैं, हेडर जो भी आया है उसको पता चलता है। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा, मेरा प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पे एक क्लाइंट से सर्वर को कनेक्ट करना पड़ेगा। जब तक हमारा कोई भी क्लाइंट नहीं आएगा तब तक ये प्रोग्राम ऐसे ही चल रहा है, बैठा है, मेरा मेन थ्रेड बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो हम क्या करते हैं, टर्मिनल में एक कमांड होती है, उस कमांड के थ्रू हम अपना क्लाइंट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास एक कमांड है टेलनेट। तो टेलनेट एक कमांड है, उसके आगे मैंने IP एड्रेस को दिया। मेरे लोकल होस्ट जो भी है उसका IP एड्रेस हमेशा 127.0.0.1 होता है। मेरे लोकल कंप्यूटर को इस IP एड्रेस से आइडेंटिफाई किया जाता है। यह IP एड्रेस सब लोगों के लिए सेम होता है। आपके कंप्यूटर के लिए भी यही होगा, मेरे कंप्यूटर के लिए भी यही है। इसके आगे मैं स्पेस देके एक पोर्ट नंबर दे देता हूँ। हमने वहाँ पे 8000 पोर्ट नंबर पे लिसन करा था, तो वो सेम पोर्ट नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया और मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर मारा मेरा सर्वर से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गया, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। अब हम लोग वापस से अपने जावा प्रोग्राम के अंदर चलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड विद क्लाइंट। तो पहले हमारा थ्रेड वहाँ पे बैठा हुआ था, जैसे ही कोई क्लाइंट वहाँ पे कनेक्ट हुआ मेरा कोड आगे बढ़ गया और उसको यहाँ पे ये लाइन प्रिंट हो गई। अब हम क्या करते हैं, टर्मिनल में जाके सर्वर को कोई डाटा सेंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा डाटा लिख देता हूँ, हाई फ्रॉम क्लाइंट, और एंटर मारता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा मेरी लाइन ख़त्म हो गई। वहाँ पे हमने बफर रीडर के ऊपर रीड लाइन करा था, वो आगे बढ़ जाएगा और आउटपुट स्ट्रीम पे सर्वर ने मुझे जो भी रेस्पॉन्स सेंड करा है वो मेरे को यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। और जैसे ही सर्वर ने कोई रेस्पॉन्स सेंड करा उसके आगे हमने मेन मेथड के अंदर कोई भी कोड नहीं लिखा था, तो वहाँ पे मेरा मेन थ्रेड ख़त्म हो जाएगा और मेरा जावा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग एक बार वापस चल के देखते हैं। तो ये मैं अपने जावा प्रोग्राम के अंदर आ गया। यहाँ पे देखो मेरा प्रोग्राम स्टॉप हो चुका है। तो यहाँ पे हमने बफर रीडर डॉट रीड लाइन करा हुआ है। तो जैसे ही मैंने वहाँ पे एंटर मारा ये रीड लाइन वाला आगे बढ़ गया, मेरे को लाइन मिल गई और जो मैंने यहाँ पे रेस्पॉन्स दे रखा है वो हमें वहाँ पे टर्मिनल में दिख रहा था। उसके बाद मेरा मेन थ्रेड ख़त्म हो गया, मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी जो भी एप्लीकेशन होती है वो इस तरीके से तो नहीं चलती। जैसे यूट्यूब का सर्वर है, जोमेटो का सर्वर है, वहाँ पे तो मल्टीपल क्लाइंट्स एक साथ रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और उनका जो सर्वर होता है वो मल्टीपल क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रेस्पॉन्स देता है। तो वहाँ पे वो कौन से कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, अंडरलाइंग फंडामेंटल वहाँ पे क्या है। तो बेसिकली हर एक क्लाइंट के लिए एक नया थ्रेड बनाया जाता है।
हमने यहाँ पे कोड के अंदर सिंपल सा सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने एक्सेप्ट को कॉल करा और फिर हमने उसी थ्रेड के अंदर प्रोसेस करके रेस्पॉन्स दे दिया। तो जैसे ही मेरा थ्रेड ख़त्म हुआ, मेरा प्रोग्राम मर गया। हम चाहें तो मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। हर एक क्लाइंट के लिए हमें बस एक अलग थ्रेड बनाना पड़ेगा। तो हम ज़रा इसको फटाफट एक बार करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक नई क्लास बनाता हूँ। क्लास बनाने के लिए वापस यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम हम दे देते हैं मल्टीपल क्लाइंट्स सर्वर सॉकेट डेमो। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम लोग एक मेन मेथड बनाते हैं। बना लिया। मेन मेथड के अंदर मैं यहाँ पे थ्रोज एक्सेप्शन लिख देता हूँ। चेक्ड एक्सेप्शन जो भी आएगी मैंने डायरेक्टली मेन मेथड से थ्रो कर दिया। अगेन प्रोडक्शन एप्लीकेशन के अंदर हम लोग कैच करके लॉग करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं ट्राई विथ रिसोर्स के सिंटैक्स को यूज़ करके सर्वर सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। बना लिया मैंने, और मैं यहाँ पे 8000 पोर्ट पे लिसन कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग एक वाइल लूप लगाते हैं। वाइल ट्रू, ये मेरा इन्फानाइट लूप है। जब तक मेरा प्रोग्राम चल रहा है तब तक मैं क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ये एक इन्फानाइट लूप है। इसी तरीके से एक्चुअल में स्प्रिंग फ्रेमवर्क या जो भी नीचे की लाइब्रेरीज हैं वो कोड लिखती हैं। वाइल लूप के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सेप्ट मेथड को कॉल करता हूँ। मेरे को यहाँ पे सॉकेट का ऑब्जेक्ट मिल गया। फिर मैं यहाँ पे system.out.println करके लिख देता हूँ कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड विद द क्लाइंट, और मैंने यहाँ पे सॉकेट के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने एक क्लाइंट के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया। मुझे उस क्लाइंट का सॉकेट ऑब्जेक्ट मिल गया। इस क्लाइंट की रिक्वेस्ट को मैं एक नए थ्रेड के अंदर प्रोसेस करना चाहूँगा। जितने भी क्लाइंट्स होंगे सभी क्लाइंट्स के लिए एक नया थ्रेड बनेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक थ्रेड क्लास की ज़रूरत है, एक नए थ्रेड की ज़रूरत है। तो सबसे नीचे जाके मैं एक थ्रेड बना लेता हूँ, क्लास इको थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले मैं अपना एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाता हूँ सॉकेट टाइप का, कि ये क्लाइंट का सॉकेट है, इसके ऊपर मुझे रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स को हैंडल करना है। फिर मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, सॉकेट के ऑब्जेक्ट को लेता हूँ, दिस कीवर्ड यूज़ करके मैंने इंस्टेंस वेरिएबल में असाइन कर दिया। फिर मैं यहाँ पे रन मेथड को इम्प्लीमेंट करता हूँ। कर दिया मैंने। रन मेथड के अंदर मैं वही वाला कोड लिखता हूँ जो हमने अभी लिखा था पहले। इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को लाओ, आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को लाओ, बफर रीडर यूज़ करके रीड लाइन कर लो। उसके बाद क्लाइंट ने मुझे जो भी रिक्वेस्ट सेंड करी है उसको मैं वापस से इको कर देता हूँ कि हाई फ्रॉम सर्वर, और वो मैंने आउटपुट स्ट्रीम पे राइट कर दिया। अब मैं वापस से मेन मेथड के अंदर जाता हूँ और वहाँ पे मैं न्यू थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। जो भी मैंने थ्रेड बनाया है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। न्यू कीवर्ड को यूज़ करके मैंने थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया। थ्रेड के ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे मैंने यहाँ पे सॉकेट के ऑब्जेक्ट को पास करा और स्टार्ट कर दिया मैंने थ्रेड को, बस। तो दोस्तों आप यहाँ पे कंसेप्चुअली समझो हो क्या रहा है। कहने का मतलब है मैंने मेन थ्रेड के अंदर से एक सर्वर बनाया और उस सर्वर को इस पोर्ट पे लिसन करा रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइल लूप लगाया, वाइल मेरा कंटिन्यूसली चलता जाएगा। वाइल के अंदर मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट मेथड को कॉल करा। तो जब तक किसी भी क्लाइंट से कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा मेरा मेन थ्रेड यहीं पे बैठा रहेगा। जैसे ही कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया मेरे को एक सॉकेट का ऑब्जेक्ट मिल गया, और फिर मैंने उस सॉकेट के ऑब्जेक्ट को नए थ्रेड में पास करके उस थ्रेड को स्टार्ट कर दिया। तो जितने भी क्लाइंट्स मेरे सर्वर से कनेक्शन बनाएंगे सभी क्लाइंट्स के लिए एक नया थ्रेड बनेगा भाई, और उन क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट उस नए थ्रेड के अंदर प्रोसेस होगी। तो मैंने यहाँ पे नीचे थ्रेड बना रखा है। थ्रेड के अंदर मैंने रन मेथड को इम्प्लीमेंट कर रखा है। रन मेथड के अंदर हमने सिंपल इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम को एक्सेस करके डाटा को रीड करा और रेस्पॉन्स सेंड कर दिया, और वहाँ पे हमने न्यू कीवर्ड को यूज़ करके थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया और थ्रेड को स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही क्लाइंट की रिक्वेस्ट खत्म होगी मेरा थ्रेड खत्म हो जाएगा और थ्रेड वहाँ पे मर जाएगा। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा, मेरा प्रोग्राम यहाँ पे बैठा हुआ है। अभी तक किसी भी क्लाइंट ने कोई भी रिक्वेस्ट नहीं सेंड करी है। अब हम लोग वापस से टर्मिनल में जाते हैं। अगेन मैं यहाँ पे टेलनेट कमांड को यूज़ करके अपने सर्वर से कनेक्शन बनाता हूँ। बनाया मैंने, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। फिर मैं यहाँ पे सर्वर को कोई डाटा सेंड करता हूँ। ठीक है, मुझे सर्वर से रेस्पॉन्स भी मिल गया। पिछली बार क्या हो रहा था, यहाँ तक आते आते हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जा रहा था क्योंकि मेन थ्रेड के अंदर और कोई कोड था ही नहीं। लेकिन इस वाले केस में हमने वाइल लूप यूज़ कर रखा है तो हमारा प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा, हमारा प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। तो मैं एक और कनेक्शन बना सकता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे टेलनेट कमांड को यूज़ करके एक और कनेक्शन बना लेता हूँ। कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है, हमारा सर्वर अभी भी चल रहा है, सर्वर लिसन कर रहा है। मैं वापस से सर्वर को कोई डाटा सेंड करता हूँ, किया मैंने सेंड, मुझे सर्वर से रेस्पॉन्स मिल गया।
तो प्रोडक्शन एप्लीकेशंस के अंदर दोस्तों इसी तरीके से काम चलता है। हमने यहाँ पे फाउंडेशन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लिया। हमने यहाँ पे ये चीज़ समझ ली कि सर्वर किस तरीके से लिसन करता है और उसके बाद हर एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए वो एक नया थ्रेड बनाता है। हमने यहाँ पे रॉ इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम को यूज़ करके सिंपल सा डाटा सेंड करा है और सिंपल सा डाटा रीड करा है। अब जब हम लोग प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं जैसे कि HTTP प्रोटोकॉल है, तो वो प्रोटोकॉल भी इनपुट स्ट्रीम को यूज़ करके ही डाटा को रीड करती है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर तरीके से डाटा को रीड करती है कि हेडर का नाम, हेडर की वैल्यू, रिक्वेस्ट बॉडी क्या है मेरा, ये वो फलाना ढिमाका। अंदर जाके वो कंसेप्ट यही है कि हर एक क्लाइंट के लिए एक नया थ्रेड बनता है। तो जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क ये सारा का सारा काम हम लोगों के लिए करके देता है जो हमने अभी खुद मैन्युअली किया है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर हमें बस अपने मेथड बनाने होते हैं और हमें ये बताना होता है कि भाई ये वाला मेथड इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, ये वाला मेथड इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क अंदर की क्लासेस को यूज़ करके जावा की इंटरनल क्लासेस, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, दुनिया जहाँ की चीज़ों को यूज़ करके हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है और बोलता है कि भाई आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको बस मेथड बनाना है। मेथड के अंदर आप कोड लिखो, ये रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स का काम, रिक्वेस्ट को पास करना, इनपुट स्ट्रीम का काम, फलाना डिमाका, थ्रेड बनाने का काम सब मैं कर लूँगा भाई। तुम अपना एक मेथड बनाओ, एक क्लास के अंदर मेथड बनाओ और मैं उस ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगा, उस मेथड को कॉल करूँगा। जैसे ही कोई क्लाइंट मेरे को रिक्वेस्ट सेंड करेगा मैं आपके ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप अपना प्रोसेस करो और रेस्पॉन्स सेंड कर दो। तो ये फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं। मुझे उम्मीद है आपको इसकी क्लैरिटी मिली होगी। अगर इसको लेके कोई भी डाउट है गाइस तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट ज़रूर करना। दोस्तों मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको डाउट आता है ना तो आप जेन्युइनली कमेंट करो। अभी तक मेरे को जितने भी कमेंट मिले हैं उसमें डाउट के कमेंट नहीं है, तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो अभी तक मेरा एजम्पशन यही है कि आपको ये वाली कहानी भी समझ में आ रही है। HTTP रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए जावा के अंदर कुछ क्लासेस हैं जो HTTP प्रोटोकॉल के स्पेसिफिक बनाई गई हैं। तो हम इन क्लासेस को समझते हैं। ये सारी की सारी क्लासेस आपको java.net.http पैकेज के अंदर मिलती हैं। इन क्लासेस को यूज़ करके आप HTTP रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो और रेस्पॉन्स को देख सकते हो। अभी तक हमने जैसे URL कनेक्शन को यूज़ किया था, तो URL एक जेनरिक क्लास है, उसके अंदर हमने स्पेसिफिकली HTTPS प्रोटोकॉल को यूज़ करके google.com को रिक्वेस्ट सेंड करी थी। हमने वहाँ पे कनेक्शन ओपन करा था, लेकिन वो HTTP के स्पेसिफिक नहीं है दोस्तों। URL क्लास जर्नल क्लास है वो। java.net.http के अंदर HTTP के स्पेसिफिक क्लासेस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्लासेस होती हैं बस। एक होता है आपके पास HTTP क्लाइंट, एक होती है आपके पास HTTP रिक्वेस्ट और तीसरी क्लास होती है आपके पास HTTP रेस्पॉन्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, HTTP क्लाइंट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग सेंड मेथड को कॉल करते हैं। जब हम लोग सेंड मेथड को कॉल करते हैं तो हम उसको एक HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट पास करते हैं, वो हमें रेस्पॉन्स में एक HTTP रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट देता है। तो ये तीनों क्लासेस के अंदर क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, हम उन कंसेप्ट्स को समझते हैं, इनके ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं हम उसको देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं HTTP क्लाइंट से। HTTP क्लाइंट को यूज़ करने के लिए आपको HTTP क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड को यूज़ करके ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। HTTP क्लाइंट आपके बिल्डर पैटर्न को सपोर्ट करता है। अब बिल्डर पैटर्न क्या होता है मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा, हम इसको ऊपर से समझते हैं। जैसे इमेजिन करो ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे आपको 10 पैरामीटर देना है, तो अगर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर 10 पैरामीटर्स को लिखोगे तो ये काफ़ी गंदा लगता है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है बिल्डर पैटर्न। बिल्डर पैटर्न के अंदर आपके पास एक बिल्डर ऑब्जेक्ट होता है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप ये 10 पैरामीटर्स को देते हो और आप उस ऑब्जेक्ट को दे देते हो, जो भी क्लास होती है जो बिल्डर पैटर्न को इम्प्लीमेंट करती है वो उस बिल्डर ऑब्जेक्ट के ऊपर से प्रॉपर्टीज़ निकाल के ऑब्जेक्ट बना के रेस्पॉन्स में देती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, HTTP क्लाइंट का बिल्डर निकाल के लेके आते हैं, बिल्डर का ऑब्जेक्ट। ये हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है इस तरीके से। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें जो भी पैरामीटर्स, जो भी कन्फिग्रेशन करना है हम कर सकते हैं। HTTP क्लाइंट के करस्पॉन्डिंग जो भी कन्फिग्रेशन है हम इस बिल्डर ऑब्जेक्ट के ऊपर सेट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कनेक्शन टाइम आउट सेट कर रखा है, मैंने यहाँ पे फॉलो रिडायरेक्ट्स को सेट कर रखा है। जब हम लोग सारे पैरामीटर्स को सेट कर देते हैं उसके बाद हम लोग बिल्डर ऑब्जेक्ट के ऊपर बिल्ड मेथड को कॉल करते हैं। ये बिल्ड मेथड हमें एक HTTP क्लाइंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो ये होता है बिल्डर पैटर्न।
हमें यहाँ पे 2-3 पैरामीटर्स दिए हैं, ऐसे 10-15 कन्फिग्रेशन होते हैं HTTP क्लाइंट के। तो वो सारे के सारे कन्फिग्रेशन अगर आप कंस्ट्रक्टर में दोगे तो बहुत गंदी बात है भाई, बहुत भद्दा लगेगा कोड। अगर आपको बिल्डर पैटर्न को डिटेल में समझना है तो नीचे कमेंट करके बताओ, मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सबसे पहले HTTP क्लाइंट का बिल्डर निकाला, उस बिल्डर के ऊपर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करा, फिर हमने बिल्ड मेथड को कॉल करा, तो हमें यहाँ पे क्लाइंट का ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, अगर आपको किसी भी कन्फिग्रेशन को सेट नहीं करना और आपका काम डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशन में चल जाता है तो यहाँ पे HTTP क्लाइंट के ऊपर एक स्टैटिक मेथड होता है, आप उसको कॉल करोगे तो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्लाइंट का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर इस क्लाइंट के ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग सेंड मेथड को कॉल करते हैं। सेंड मेथड को यूज़ करके हम रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं। सेंड मेथड का सिग्नेचर ये होता है, ये आपका एक जेनेरिक मेथड है। यहाँ पे टी का मतलब है कि आपके रेस्पॉन्स का टाइप क्या है। हम इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। सेंड मेथड के अंदर सबसे पहला पैरामीटर है आपके रिक्वेस्ट पैरामीटर, जो भी आपको HTTP रिक्वेस्ट सेंड करनी है उसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। सेकंड पैरामीटर है यहाँ पे बॉडी हैंडलर। बॉडी हैंडलर को हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी सॉकेट का कोड लिखा था, तो सॉकेट के कोड के अंदर हम लोगों ने इनपुट स्ट्रीम के अंदर से खुद डाटा को रीड करा और उसको प्रोसेस करा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा। तो ना इस चीज़ को एक तरीके से बॉडी हैंडलर के थ्रू एब्स्ट्रैक्ट बना रखा है। मतलब कि अगर आपको स्ट्रिंग टाइप की बॉडी चाहिए, रेस्पॉन्स बॉडी चाहिए, तो इनपुट स्ट्रीम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए एक बॉडी हैंडलर होगा। अगर आपको इनपुट स्ट्रीम टाइप की बॉडी चाहिए तो इनपुट स्ट्रीम को इनपुट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए एक बॉडी हैंडलर होगा। तो बॉडी हैंडलर का कंसेप्ट ये है कि जो भी सर्वर रेस्पॉन्स देता है वो रेस्पॉन्स एक रॉ फॉर्म में आता है आपके पास, एकदम इनपुट स्ट्रीम के फॉर्म में आता है। उस इनपुट स्ट्रीम को जावा ऑब्जेक्ट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए, हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसको किसी जावा ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं पूरे के पूरे रेस्पॉन्स को। तो बॉडी हैंडलर यही बताता है। बॉडी हैंडलर आपका एक इंटरफेस होता है, हम उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके उसके अंदर अपना कोड लिख सकते हैं और इनपुट स्ट्रीम को किसी एक स्पेसिफिक जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी हैंडलर्स एक क्लास है, इस क्लास के अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट बॉडी हैंडलर डिफाइंड है। अगर आपको स्ट्रिंग टाइप का बॉडी हैंडलर चाहिए तो इस तरीके से आप यूज़ करोगे। बॉडी हैंडलर्स क्लास के अंदर 2-3 टाइप के बॉडी हैंडलर डिफाइन है, जैसे स्ट्रिंग टाइप का डिफाइन है, इनपुट स्ट्रिंग टाइप का डिफाइन है। इसके अलावा कोई कस्टम जावा ऑब्जेक्ट चाहिए तो उसके लिए तो हमें लिखना पड़ेगा, बट हम उसको लिखेंगे नहीं। इसके लिए हायर लेवल की लाइब्रेरीज अवेलेबल होती है, हम उसको समझेंगे। जब हम लोग सेंड मेथड को कॉल करते हैं तो ये हमें HTTP रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट देता है। HTTP रेस्पॉन्स भी आपकी एक जेनेरिक क्लास है और यहाँ पे भी आपका टाइप पैरामीटर टी है। टी मतलब कि किस टाइप की बॉडी है आपके पास, स्ट्रिंग टाइप की है या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट टाइप की है। ओके, अब यहाँ पे एक क्लास और बचती है, HTTP रिक्वेस्ट क्लास। तो हम इसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। HTTP रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले हमें रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो HTTP रिक्वेस्ट भी आपके बिल्डर पैटर्न पे चलती है। HTTP रिक्वेस्ट के ऊपर हम लोग बहुत चीज़ों को सेट कर सकते हैं, हेडर्स को सेट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी को सेट कर सकते हैं, फलाना डिमा का रिक्वेस्ट मेथड को सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए न्यू कीवर्ड को यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते HTTP रिक्वेस्ट का, हम यहाँ पे बिल्डर पैटर्न को यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले आप HTTP रिक्वेस्ट के ऊपर एक स्टैटिक मेथड होता है न्यू बिल्डर, उसको कॉल करके आपको बिल्डर का ऑब्जेक्ट मिलेगा। बिल्डर के ऑब्जेक्ट के ऊपर आप मेथड को कॉल करके रिक्वेस्ट हेडर को सेट कर सकते हो। बिल्डर के ऊपर आप मेथड को कॉल करके रिक्वेस्ट बॉडी को सेट कर सकते हो। जैसे अगर आपको पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी है और पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करने में आपको कुछ डाटा सेंड करना है तो आप यहाँ पे बॉडी पब्लिशर्स को डिफाइन करोगे। बॉडी पब्लिशर बॉडी हैंडलर की तरह ही काम करता है। बॉडी पब्लिशर का मतलब होता है आपके जावा ऑब्जेक्ट को किस तरीके से रॉ डाटा में कन्वर्ट किया जाएगा। वहाँ पे उल्टा था, वहाँ पे रॉ डाटा को जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे हमको रेस्पॉन्स मिल रहा था। यहाँ पे हमें जावा ऑब्जेक्ट को रॉ डाटा में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो बॉडी पब्लिशर भी आपका एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करके किसी भी जावा ऑब्जेक्ट को रॉ बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं और वहाँ पे इनपुट स्ट्रीम को रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट
एक क्लास अवेलेबल है हमारे पास बॉडी पब्लिशर्स। बॉडी पब्लिशर्स के अंदर 2-3 बॉडी पब्लिशर पहले से ही डिफाइन है जो जावा ऑब्जेक्ट को रॉ डाटा में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर आपको स्ट्रिंग टाइप की बॉडी पब्लिशर चाहिए तो आप इस तरीके से यूज़ करोगे। कहने का मतलब है वो स्ट्रिंग को इनपुट स्ट्रीम में कन्वर्ट करेगा, बाइट एरे में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको ओवर द वायर सेंड कर देगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लासेस का कंसेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए 2 नई चीज़ें हैं, एक है बॉडी हैंडलर, एक है बॉडी पब्लिशर। हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप HTTP क्लाइंट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, बना लिया आपने। ऑब्जेक्ट के ऊपर आप सेंड मेथड को कॉल करते हो। जब आप सेंड मेथड को कॉल करते हो तो आपको वहाँ पे एक HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट देना होता है और एक आपको वहाँ पे बॉडी हैंडलर देना होता है। बॉडी हैंडलर ये बताता है कि किस तरीके से रॉ डाटा को आपके जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। जो भी नेटवर्क से डाटा आ रहा है वो तो रॉ डाटा है। जब हमने यहाँ पे सॉकेट क्लास का डेमो देखा था वहाँ पे हमने रॉ डाटा को हैंडल करा था। तो हम चाहें तो बॉडी हैंडलर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके उसके अंदर रॉ डाटा को हैंडल करेंगे और यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट दे देंगे। सेंड मेथड हमें रेस्पॉन्स में एक HTTP रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट देता है। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम मेथड कॉल करके बॉडी को निकाल सकते हैं, रेस्पॉन्स स्टेटस को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक तीसरी चीज़ होती है HTTP रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग रिक्वेस्ट की प्रॉपर्टीज़ को देते हैं। रिक्वेस्ट मेथड क्या है, रिक्वेस्ट हेडर्स क्या है, रिक्वेस्ट बॉडी क्या है। रिक्वेस्ट बॉडी आपका एक जावा ऑब्जेक्ट हो सकता है। उस जावा ऑब्जेक्ट को रॉ डाटा में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास बॉडी पब्लिशर्स होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल सा कोड लिखेंगे। हम यहाँ पे बॉडी पब्लिशर को यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग google.com के सर्वर पे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे और रेस्पॉन्स को देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपनी आईडी ओपन कर लिया है, आप भी ओपन करो और मेरे साथ कोड लिख के देखो। आईडी ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक नया पैकेज बना लेता हूँ। पैकेज बनाने के लिए आप यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू जावा पैकेज। पैकेज का नाम हम दे देते हैं HTTP। इसके अंदर हम लोग एक ड्राइवर क्लास बना लेते हैं। क्लास बनाने के लिए आप वापस से यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम हम दे देते हैं HTTP डेमो। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर हम लोग एक मेन मेथड बना लेते हैं। बना लिया। हमें यहाँ पे चेक्ड एक्सेप्शन मिलेगी तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली थ्रोज एक्सेप्शन करके लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लोग HTTP क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। HTTP क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे न्यू बिल्डर को कॉल करा, मेरे को बिल्डर मिल गया। उसके ऊपर मैंने यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करा। ठीक है, ये मेरा क्लाइंट बिल्डर का ऑब्जेक्ट है। अब मैं यहाँ पे ट्राई विथ रिसोर्स के सिंटैक्स को यूज़ करके HTTP क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। HTTP क्लाइंट को हमें क्लोज करना पड़ता है तो मैंने यहाँ पे ट्राई विथ रिसोर्स का सिंटैक्स यूज़ कर रखा है। मैंने यहाँ पे बिल्डर के ऑब्जेक्ट के ऊपर बिल्ड मेथड को कॉल करा तो मुझे यहाँ पे क्लाइंट का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब मैं यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप HTTP रिक्वेस्ट क्लास के ऊपर बिल्डर को लेके आओ। बिल्डर के ऊपर हम लोग एक URL सेट कर देते हैं कि किस URL पे मुझे रिक्वेस्ट सेंड करनी है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये URI मेथड है। तो URL और URI में क्या फ़र्क है मैंने आपको बताया था। तो URL बेसिकली सबसेट है URI का। तो हमने यहाँ पे HTTP URL को यूज़ करा है, लेकिन यहाँ पे ये जो मेथड का नाम है ये URI नाम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप के बॉडी हैंडलर को यूज़ करता हूँ। कहने का मतलब है जो भी रेस्पॉन्स मेरे को मिलेगा वो स्ट्रिंग में चाहिए मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्लाइंट के ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंड मेथड को कॉल करता हूँ। सेंड मेथड को कॉल करने के टाइम पे मैंने यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट दे रखा है HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे बॉडी हैंडलर दे रखा है और मुझे यहाँ पे रेस्पॉन्स में मिलता है HTTP रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट। और HTTP रेस्पॉन्स आपकी जेनरिक क्लास है। यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्यों है? क्योंकि हमारा बॉडी हैंडलर स्ट्रिंग टाइप का है। इसके बाद HTTP रेस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट पे हम लोग कुछ मेथड को कॉल करके रेस्पॉन्स स्टेटस निकाल लेते हैं। इसके बाद हम लोग रेस्पॉन्स हेडर्स निकाल लेते हैं। हेडर्स को निकाल के मैंने यहाँ पे प्रिंट कर रखा है। इसके बाद हम लोग रेस्पॉन्स बॉडी निकाल लेते हैं। रेस्पॉन्स बॉडी को भी मैंने यहाँ पे प्रिंट कर रखा है। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा, google.com पे मैंने एक HTTP रिक्वेस्ट को सेंड करा। उसके बाद उसने मुझे जो भी रेस्पॉन्स दिया है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। रेस्पॉन्स एड्रेस क्या क्या है दिख रहा है, रेस्पॉन्स स्टेटस क्या है वो भी दिख रहा है और रेस्पॉन्स बॉडी भी दिख रही है। आपको बस यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान देना है कि हमने यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम को यूज़ करके कुछ नहीं करा। पहले हम लोग इनपुट स्ट्रीम को यूज़ करके स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना के उसको पास कर रहे थे। हमने यहाँ पे बॉडी हैंडलर को यूज़ करा
तो हमें एज इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग मिल गई है, उस स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे सिस आउट कर रखा है। तो ये है आपकी 3 क्लासेस। अभी ना यहाँ पे कुछ मिसिंग है। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार यहाँ पे तो बहुत कुछ मिसिंग है, जैसे कि जेसन डाटा को कैसे सेंड करना है, जावा ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से जेसन में कन्वर्ट करना है, और हमने यहाँ पे HTTP पैकेज के अंदर जो क्लासेस हैं उसको यूज़ करा है। ये थोड़ी लो लेवल की क्लासेस हैं। इसके ऊपर कुछ एडिशनल लाइब्रेरीज होती हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा फीचर प्रोवाइड करती है। तो हम एक बार ना थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का। इसको मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। सबसे नीचे, एकदम नीचे वाली लेयर पे हमारे पास आती हैं लो लेवल की क्लासेस, जैसे कि आईनेट एड्रेस, सॉकेट, सर्वर सॉकेट या फिर URL। इसके ऊपर आते हैं हमारे पास लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज आपकी 2 टाइप की होती हैं, एक होती है क्लाइंट लाइब्रेरी, एक होती है सर्वर लाइब्रेरी। सर्वर लाइब्रेरी को फ्रेमवर्क्स भी बोला जाता है, क्योंककि वो इतनी बड़ी बन जाती है कि लाइब्रेरी शब्द छोटा है उनके लिए। तो क्लाइंट लाइब्रेरीज में जैसे आपके पास है java.net.http पैकेज के अंदर जो क्लासेस हैं, ये आपकी एक क्लाइंट लाइब्रेरी है। इसको यूज़ करके आप किसी HTTP सर्वर पर HTTP रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो और रेस्पॉन्स को देख सकते हो। उसका कंसेप्ट क्या है हम लोगों ने समझ लिया। java.net.http के अंदर जो भी क्लासेस हैं, इसके ऊपर भी एक लाइब्रेरी बनी हुई है जिसको बोलते हैं अपाचे HTTP कंपोनेंट्स। ये कुछ और एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये तो हो गई आपकी क्लाइंट लाइब्रेरीज जो आपके प्रोग्राम से किसी HTTP सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेंगी। फिर इस तरफ आते हैं आपके पास सर्वर लाइब्रेरीज या फिर फ्रेमवर्क्स, जिसको यूज़ करके आप खुद का अपना एक HTTP सर्वर बना सकते हो और यूज़र्स के रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हो। तो जावा लैंग्वेज के लिए सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेमवर्क है स्प्रिंग फ्रेमवर्क। स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर 4-5 चीज़ें हैं। वहाँ पे आप डाटाबेस से भी इंटरेक्शन कर सकते हो, रेडिस, मोंगोडीबी, किसी से भी इंटरेक्शन कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल कंसेप्ट्स को समझ लिया नेटवर्किंग के। उसके बाद हमने लो लेवल की क्लासेस को देख लिया, हमने ये फाउंडेशन बिल्ड कर ली एक तरीके से। इसके बाद हम लोगों ने java.net.http की क्लासेस को भी समझ लिया। हमने यहाँ पे HTTP कंपोनेंट्स को यूज़ नहीं करा, अपाचे HTTP कंपोनेंट्स को यूज़ नहीं करा। तो यहाँ पे ना 2 चीज़ें मिसिंग है आप लोगों के लिए। एक तो जावा ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से जेसन में कन्वर्ट करते हैं और फिर जेसन को हम सर्वर को सेंड करते हैं, और जेसन को किस तरीके से जावा ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इस चीज़ के लिए होती है हमारे पास जैक्सन लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है, और इधर है आपके पास स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क को तो एकदम डिटेल में समझेंगे, डाटाबेसेस को समझेंगे, सीक्वल को समझेंगे। फोकस मेरा ये है कि हम एक बैकएंड सर्वर बना सकें, रेस्ट APIs को हम खुद बना सकें। अगर आप चाहते हो कि ये क्लाइंट लाइब्रेरीज के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूँ, जैक्सन के ऊपर वीडियो बना दूँ, अपाचे HTTP कंपोनेंट्स के ऊपर वीडियो बना दूँ, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा दोस्तों। 100 लाइक का टारगेट है। मुझे लगता है 100 लाइक तो आ जाने चाहिए। अगर 100 लाइक भी नहीं आते हैं तो मेरा वीडियो किसी काम का नहीं है, फिर तो आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा भाई, फिर तो बनाना ही बंद कर देना चाहिए मुझे। तो 100 लाइक करो, आपको अपाचे HTTP कंपोनेंट्स के ऊपर मैं एक वीडियो बना के दूंगा, आपको जैक्सन के ऊपर मैं एक वीडियो बना के दूंगा। ये कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने बॉडी पब्लिशर देखा, बॉडी हैंडलर देखा, तो उसी तरीके से हम लोग जैक्सन को यूज़ करके अपने जावा ऑब्जेक्ट को जेसन में बदल देंगे। जेसन आपकी एक स्ट्रिंग होती है, फिर वो स्ट्रिंग को इनपुट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आज के वीडियो का सारा कोड आपको गिटअप पे अवेलेबल है। कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाओ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।